तो दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था पॉन्ड्स वाइट, है ना, प्रीति दीदी, ठीक है, वो भी तुम्हें दिखा दी थी। और स्पेशल डैमेजेस में क्या पढ़ लिए थे, मतलब जो अलग से थे, है ना, नहीं जो अलग उसका वो पढ़ा था इश्क, है ना, आई से इंजंक्शन, जो अलग तरह के थे, है ना, जिसमें हम पैसा नहीं मांगते, कुछ चीज है ना, राइट। एस से, ठीक है, एस से, हाँ, यहां पैसे नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे हैं, स्पेसिफिक। इंजंक्शन में क्या था, हम पैसे नहीं मांग रहे, कह रहे यहां नहीं तो कहीं और नहीं। याद आ गई बात। एच से हटाओ भैया, पैसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के लिए, डैमेज के लिए। और क्यू से क्वांटम मेरिट, जितना काम कर लिया भैया उतना दाम तो मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वांटम मेरिट तो और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे हम, लेकिन उससे पहले बताओ, धुंधली धुंधली यादें, है ना, राइट। तेरी याद 7 है क्या, पहली क्लास याद है तुम्हें, है कसम भवानी की याद है? अरे भैया मुझे लगा, ठीक है, एक्स की तरह भुलाना दिया हो, पर एक्स कभी भुलाई नहीं जाती, है ना, सही बात है, रह रह के याद आती है ना। गाजियाबाद वाले जानते हैं, हाँ गाजियाबाद वाले जानते हैं ना ये ठीक है। तो भैया अगर तुम्हें भी याद है तो मुझे बता दो, कॉन्ट्रैक्ट को याद करने की इक्वेशन क्या थी एज पर सेक्शन 2H? ना ना ना, हाँ, A प्लस E इजिकल टू C, है ना। लेकिन दोस्तों मैंने तुमसे एक बात, झूठ नहीं बोला, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, और मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हें धोखा देने की, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे बस वो बात छुपाई थी, है ना। यानी मैंने तुमसे वो चीटिंग नहीं करी, कभी तुम बाद में कहो तो आपने तो पहली क्लास में गलत बता दिया, है ना। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, बताओ वो बात क्या छुपाई थी? हाँ, इनोसेंटली एक बात तुमसे छुपाई गई। तो A प्लस E इजिकल टू C, ये हमने पढ़ा। फिर हमने इसी के बाद पढ़ा था, एक था राजा एक थी रानी। फिर मैंने तुमसे कहा राजा है रानी नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सर ये बात हमने, है ना, समझ ली थी। फिर मैंने तुमसे एक बात और पूछी थी कि A प्लस E इजिकल टू C, A प्लस E इजिकल टू C। फिर मैंने तुमसे बोला एग्रीमेंट नहीं है, क्या नहीं है? एग्रीमेंट नहीं है, और एनफोर्सिबिलिटी है। तो क्या, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी, राजा रानी में से राजा नहीं है, रानी मौजूद है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मैं यही बात मैंने तुमसे छुपाई थी, मैं बहुत ही तहे दिल से समझ चाहता हूं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। हे भगवान, तुमने किसी को पढ़ा तो नहीं दी ऐसी बातें पढ़ा दिया था है कि नहीं बात? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, लगा लो काटे, है ना। तो और मैंने बात छुपाई थी, तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं की थी, इसलिए बार बार ये बोल रहा हूं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं A प्लस E इजिकल टू C, तो 90% बच्चे बोलेंगे, 100% बच्चे बोलेंगे कि एग्रीमेंट नहीं है, तो एनफोर्सिबिलिटी होने से कॉन्ट्रैक्ट बोलो नहीं हो सकता। यानी कि दोनों का, राजा और रानी दोनों का मिलना क्या है सर? जरूरी है कि नहीं बात, राइट। तो खाली एनफोर्सिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन आज मैं माफी चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं, अगर एनफोर्सिबिलिटी ओनली एनफोर्सिबिलिटी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। होश में सुन लेना ये बात, तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर एनफोर्सिबिलिटी कहां से आई है? हाँ, अगर एनफोर्सिबिलिटी तुमने मैंने तो डाली नहीं होगी, क्योंकि एग्रीमेंट तो है नहीं। अगर एनफोर्सिबिलिटी कहां से आई? फ्रॉम कोर्ट से। एनफोर्सिबिलिटी कहां से आई सर? हाँ, अगर एनफोर्सिबिलिटी डायरेक्ट कोर्ट से आ गई तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। फिर तो एग्रीमेंट क्या? फिर तो एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है भैया। हमने बीच में गाना भी सुना था, कानून से ऊपर, कानून से आगे, कानून से बढ़कर, कानून बिना। तो जज साहब क्या बोल रहे हैं? जज साहब ये बोल रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ दो जनों के बीच में, और जज साहब कह रहे हैं कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है ये करनी पड़ेगी, तो बिना एग्रीमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हम गा चुके हैं भैया, कानून से ऊपर
यानी अगर कोई भी ऑब्लिगेशन सीधा कोर्ट से आ जाए तो जो ऑब्लिगेशन डायरेक्ट कोर्ट से आएगी उसके लिए किसी भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। और अगर बिना एग्रीमेंट के कोर्ट से ऑर्डर आने पर मुझे वो काम निभाना पड़ेगा, उस काम को ही बोला जाता है। तो यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। A प्लस ई इज इक्वल टू सी होता है, लेकिन विदाउट ए ओनली ई बाय कोर्ट है ना। ठीक है, तो राजा रानी नहीं हुआ ना, तो अधूरे रह गए, नहीं रह गए, है कि नहीं बात, राइट। तो खाली रानी रानी हो, राजा नहीं है, इसका अधूरा है कि नहीं बात। और राजा नहीं है, रानी रानी है, और रानी नहीं है, राजा राजा है, तो इसका अधूरा रह गया। इसलिए आधे इश्क को, आधी मोहब्बत को क्या बोलते हैं, यानी जो हाफ हो, हाफ। क्वासी मीन्स हाफ। तो क्वासी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या, आधा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या लगा दिया गया, क्वासी। क्वासी बोले तो आधा कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगलिटी, इस कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन किसने दी, एनफोर्सिबिलिटी किसने दी, कोर्ट ने दी। इसलिए हम क्या बोलेंगे सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी दुनिया जानती है, बिना पढ़े जानती है ना, राइट। तुम तो पढ़े लिखे हो, लेकिन जो पूरी दुनिया जानती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वैलिड होता है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वो होता है कुछ ऐसा। वाह, मैं भी मांगूंगा। It was shocking when the divorce news of Hrithik and Susan came in light. After a long time married life, they had a nasty divorce. Susan demanded unbelievable कितने करोड़ मांगे, पूरी दरिया 400 कलोल। कितने कलोल डिवोर्स के, as the divorce alimony. कितने मिले, After their divorce, Hrithik settled the money of alimony at 350 crore. कितने में एग्री हो गए। अच्छा वो खुद एग्री हुआ होगा। अच्छा ये बताओ, जब इनकी शादी हुई होगी दोनों की, तो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जब हम कभी डिवोर्स लेंगे, है ना, क्योंकि एक के साथ पूरी जिंदगी कौन गुजारता है, हमारे मम्मी पापा थे ऐसे, हम थोड़ी हैं ऐसे, है कि नहीं बात, राइट। ये देख लो, ठीक है। तो जब हम कभी डिवोर्स लेंगे, हालांकि वो एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कि आप शादी के टाइम पे अपने डिवोर्स कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर दो, चैप्टर 6 मत भूल जाना। लेकिन ये बताओ, चलो चैप्टर 6 की बात छोड़ो, क्या इन्होंने कभी लिखा होगा एग्रीमेंट में कि कभी हम जीवन में कभी डिवोर्स लेंगे तो डिवोर्स करते टाइम पर मैं 400 मांगूंगी तो 350 में मान जाइयो, बताना। ठीक है, मैं मटर पनीर मांगूंगी तो मटर मटर दे दियो, क्या लिखा होगा क्या कभी ऐसा, नहीं ना। तो इसका मतलब ये कोई एग्रीमेंट तो पहले लिखता नहीं। इतनी बात तो समझ में आती है कि डिवोर्स वाली बातें कोई भी पहले लिखता है या नहीं लिखता, नहीं, डिवोर्स वाली बातें कोई पहले नहीं लिखता। अब ये बताओ, जब इन्होंने एग्रीमेंट करा ही नहीं कि हम डिवोर्स के टाइम पर 400 करोड़ 350 करोड़ के एलुमिनाई देंगे या फिर हम भरजाना देंगे, ऋतिक रोशन देगा लड़की को, है ना, राइट। तो ये बात किसने बोली होगी, क्योंकि एग्रीमेंट, शादी का तो एग्रीमेंट होता है, लेकिन डिवोर्स का एग्रीमेंट पहले से नहीं होता। एक्चुअली में डिवोर्स का एग्रीमेंट में तो एक उसने मांगा हो कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, तो कोर्ट ने क्या किया होगा, कोर्ट ने क्या किया होगा, डिसाइड किया होगा। तो ये 400 करोड़ मांगे गए, 350 करोड़ कोर्ट ने डिसाइड किए। तो बताओ ऑब्लिगेशन ऋतिक को देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अगर ऋतिक रोशन को इतना पैसा देना पड़ेगा तो ये ऑब्लिगेशन कहां से आई, कोर्ट से आई, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन कोर्ट से विदाउट एग्रीमेंट आई। तो डिवोर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी कह दो या डिवोर्स का प्रोसेस भी कह दो, वो क्या बनता है सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खाली सीमित नहीं होता कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लेते हैं, खाली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वहां तक सीमित नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर की चीजें हैं। कोई दूसरा एक्ट भी क्वासी पे क्या करता है, वर्क कर सकता है, अगर उस एक्ट के अकॉर्डिंगली सीधा ऑब्लिगेशन कहां से आ रही है, कोर्ट से आ रही है कि नहीं बात, राइट। किसी को सजा हुई, कोर्ट ने क्या बोला, भैया 5 साल की जेल है और 1 लाख का हर्जाना है। तो ये हर्जाना किसने बताया होगा, कोर्ट ने। तो ये भी क्या हो गया, क्वासी। तुम आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, है कि नहीं बात, तुम आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे अपने ही कोर्स में
एलएलपी में, कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप में कि भैया अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, इतने रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर आपकी कंपनी है और आपने फ्रॉड किया तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी, ठीक है, राइट, पेनल्टी एज प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जो पेनल्टी देगा वो क्या होगा, क्वासी होगा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खाली कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं है, समझ रहे मुन्ना मुन्नी, ये मुन्नी समझ रही ना बात कर रही है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खाली कोर्ट तक सीमित, खाली कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड है, और कोर्ट किसका फैसला ले सकता है, किसी भी एक्ट का, आईपीसी में भी कॉस्ट। तो यानी कि जो भी ऑब्लिगेशन कोर्ट डाल रहा है वो सभी क्या है, वो सभी कॉसी है, चाहे वो आईपीसी, आपने कोर्ट आईपीसी के तहत कोर्ट आपको कोई ऑब्लिगेशन डाल दे, कंपनीज एक्ट के तहत आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के तहत डाल दे, चाहे डिवोर्स एक्ट के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दे कोर्ट। जो बात कोर्ट कह रहा है और जिसके लिए आपने एग्रीमेंट नहीं किया वो क्या हो गया सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो क्या हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे है ना डिवोर्स क्या हुए सर, इनका 15 सस्ता, सस्ते लोग है ना, राइट 15। तो सबसे महंगा किसका है बॉलीवुड में, ऋतिक रोशन का है। अब भैया ये बताओ, ऐसे बहुत सारे, पूरी वीडियो दिखाने में समय गुजर जाएगा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट है, और कसम मैं भवानी की, एक एग्रीमेंट ऐसा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो क्वासी है और तुम पढ़ चुके हो ना, कोई नोट्स नहीं देखेगा, कसम है तुम्हें, मम्मी कसम सबको कोई नोट्स नहीं देखेगा, नहीं। चलो हिंट देता हूं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, देख ले मुन्नी नोट्स देख रही, मम्मी कसम खाने के बाद भी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही क्या है, क्वासी है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम समझ चुके हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हिंट देता हूं, पहले 4 चैप्टर में से ना मुन्नी, ना वो नहीं है, वो नहीं है मुन्नी, वो नहीं है यार। तुम तो पुष्पा थे, पुष्पा, तुमने कहा था सर हम फ्लावर बनेंगे, ओ फायर बनेंगे, तुम तो फ्लावर बने बैठे हो। भैया पुष्पा बनने का है, नाम समझ के फ्लावर समझा क्या, तुम सच में फ्लावर निकले, फूल निकले तुम, फूल। हाँ कहीं कहीं पहुंचा, थोड़ा सा करीब पहुंचा बेचारा, माइनर में पढ़ा है तुमने वो चैप्टर, क्या ना, बताओ क्या, हाँ बिल्कुल सही, 2 बच्चों के बाद बिल्कुल धुंधली धुंधली सी आई, क्या बोलो भैया, हमारे जॉइंट बेचारे, हाँ जॉइंट बिल्कुल सही पड़ गया आज, अच्छा वाला जॉइंट ला के आज 68। अब मैं तुम्हें 68 रिवाइज कराता हूं। 68 के पहले मुझे बताओ वीडियो कौन सी दिखाई थी मैंने तुम्हें, आलोक याद आ गया, बच्चन साहब ने आलोक को किस चीज के पैसे दिए थे सर, पढ़ाई के, और हमने पढ़ा था 1668 में, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन मेडिकल, शादी नहीं है अब, वो अब मैरिज एक्ट ने अवॉइड कर दी ना, वो फ्यूनरल यानी कि है ना अंतिम संस्कार की क्रिया, ये नेसेसिटी में आता है। और अगर आप अपने कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, माइनर अपने लीगल वकील की फीस है ना, या फिर रेंट, तो ये 8 चीजें ऐसी थी जो कोर्ट ने क्या बताई, नेसेसिटी होती है। अब बताओ एजुकेशन, टीचिंग सर्विस नेसेसिटी हो गई, सुनना रे मुन्ना, टीचिंग एजुकेशन हो गई नहीं होगी, सुन नहीं रहा भाई, एजुकेशन नेसेसिटी हो गई नहीं हो गई। अब ये बताओ आलोक को बच्चन साहब को पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, कहां से देने पड़ेंगे, चलो ये बात भी याद आ गई, कहां से देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी देने पड़ेंगे, बहुत बढ़िया बात, प्रॉपर्टी देने पड़ेंगे। ये बात किसने बोली, क्या इस बात का कि फ्रॉम प्रॉपर्टी पैसा मिलेगा, क्या इस बात का आलोक के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ? अगर आलोक के साथ, मैं तो कह रहा हूं बच्चन साहब एग्रीमेंट कर भी लेते आलोक के साथ, अगर बच्चन साहब आलोक के साथ इस चीज का एग्रीमेंट कर लेते कि भैया मैं तुझे पढ़ा रहा हूं और तू मुझे इसके बदले में पैसा देगा, एग्रीमेंट भी कर लेते, तो क्या एग्रीमेंट वैलिड होता? मोहरी बीबी आ जाती नहीं आती मोहरी बीबी क्या बोलती, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अगर एक केस लॉ जो कोर्ट का डिसाइडेड है और वो लैंडमार्क केस लॉ है, लैंडमार्क केस लॉ कौन सी होते हैं, जिनके ऊपर बाकी दुनिया डिपेंड होती है, यानी आने वाली पीढ़ियां डिपेंड होंगी, है ना। जैसे मोहरी बीबी आ गया 1903 में, 1904 में, तो आने वाली पीढ़ियां, हमारे पिताजी, तुम्हारे बच्चे, छोटे राजा बाबू, छोटी राजा बाबू, सब डिपेंड है किस पे, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास गोस्वामी, इन्हें बोलते हैं लैंडमार्क केस। इसके ऊपर दूसरे केस सुलझाए जाते हैं।
अब एक इतने बड़े केस में बोल दिया कि भैया एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, तो बच्चन साहब के साथ अगर एग्रीमेंट कर लोगे प्रॉपर्टी का तो भी वो क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन अगर मैंने एग्रीमेंट नहीं किया और सीधा मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चे की प्रॉपर्टी से आप पैसा निकाल सकते हैं बच्चन साहब, तो ये बात किसने बोली, कोर्ट ने बोली। किसके तहत बोली, 68 के तहत बोली। क्या इसके लिए कोई एग्रीमेंट हुआ, नहीं हुआ। जब एग्रीमेंट हुआ ही नहीं और फिर भी 68 आपको इजाजत देता है तो सीधा एनफोर्सिबिलिटी आई नहीं आई। एक्चुअली में तब आपको यह बात पता नहीं थी और ये उचित भी नहीं था बताना, है ना। तब आपको ये बात पता नहीं थी और ये उचित भी नहीं था बताना कि मैं उस कॉन्सेप्ट के साथ क्वासी जोड़ दूं, तो ये बेचारा यहां लेट जाता जमीन पे, है कि नहीं बात। कहता क्या कर रहे हो, मैं नहीं पढ़ूंगा, लो आई क्विट, है कि नहीं बात, राइट। तो ये आई क्विट करके बिना लाइफ लाइन के चल देता घर, है कि नहीं बात, राइट। तो इसलिए मैंने बचा के रखी थी ये बात की एंड में पढ़ाऊंगा, तुम समझ चुके हो ना, क्योंकि तुम वो रिवाइज भी कर चुके हो तो तुम्हें वहां पे कंफ्यूजन नहीं है। रिलेट कर लिया। विदाउट एनी एग्रीमेंट सेक्शन 68 प्रोवाइड, विदाउट एनी एग्रीमेंट सेक्शन 68 प्रोवाइड एनफोर्सिबिलिटी टू बच्चन साहब टू टेक द मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो एग्रीमेंट हो नहीं सकता, बच्चे के साथ एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। 68 फिर भी बच्चन साहब को बच्चे की प्रॉपर्टी से क्या दिला रहे हैं, पैसा दिला रहे हैं, तो ये क्या हुआ सर, एनफोर्सिबिलिटी आई, विदाउट एनी एग्रीमेंट आई। इसलिए सेक्शन 68 अपने आप में क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 68 इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन, आज हमने जाना, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, लेकिन आज हमने क्या जाना कि सेक्शन 68 इज अ फर्स्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पहले पढ़ चुका है ना। बस आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपको आज पता लगा कि इसे क्या बोलते हैं सर, क्वासी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 68 वाज द फर्स्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया है ऑटोमेटिकली, राइट। एक बात देखो, सीक्वेंस में भी तो फर्क देखो, वहां पढ़ रहे 11-12, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सीधा 11-12 के बाद मैंने क्या पढ़ा दिया, 68। तो बीच की गैप गायब नहीं करती है, समझ में ना बात। तो उसको रिलेट करना वहां जरूरी था। अब मैं तुम्हें 11-12 पहले वहां पढ़ा देता, 10-11-12, फिर 68 आज पढ़ा था, तो उसके लिए मुझे पहले क्या पढ़ाना पड़ता, माइनर का पूरा टॉपिक रिवाइज कराना पड़ता। तो 11-12 68-60 पढ़ा जाता, साथ में पढ़ा जाता है। वो क्या करते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। भले ही वो सेक्शन बहुत दूर लिख दिया गया, पर वो कॉम्बिनेशन बनता है 10, 11, 12 और 68। बात समझ में आई। तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, नोट कर लिया इतना। तो बताओ, एग्रीमेंट नहीं है, एनफोर्सिबिलिटी है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बन सकता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एनफोर्सिबिलिटी कहां से आएगी, कोर्ट से आएगी। अच्छा बताओ, एग्रीमेंट है पर एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि खाली एग्रीमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, एनफोर्सिबिलिटी जरूरी है। तो यही कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्सेप्ट यही बोलता है, राइट। ये देखो क्या लिखी है बात, हमने ये पढ़ा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उसके एसेंशियल एलिमेंट बहुत जरूरी है। यानी सेक्शन 10 और उसके अलावा जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है वो सारे हमने पढ़ लिए, वो जरूरी है। चल रही चल मेरी राम प्यारी, यानी वो सारे राम प्यारी वाली बातें जरूरी है, ठीक है। जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सारे चैप्टर पढ़ चुके हो। लेकिन कई बार जैसे मैंने तुम्हें अभी ऋतिक रोशन और सुजैन खान का दिखाया, समटाइम्स लॉ इंप्लाई करता है ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू कन्फर द राइट इन फेवर ऑफ अदर। कौन कह रहा है सर, कौन कह रहा है, लॉ। और अगर लॉ कह रहा है तो आपको किसी ऑफर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। क्या 350 करोड़ रुपए देने हैं जो ऋतिक रोशन को, सुजैन खान को, तो क्या उसके लिए कोई ऑफर एक्सेप्टेंस जरूरी है, नहीं। क्या उसके लिए कोई कंसिडरेशन जरूरी है, कंसिडरेशन किस बात का, डिवोर्स कर रहे हो भैया, है कि नहीं बात, तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन लोगे। तो अगर कोई ऑफर एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं, कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं, कोई फ्री कंसेंट जरूरी नहीं, कुछ चीज की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब वो बात जरूर किसने बोली है, कोर्ट ने बोली है। कोर्ट कह रहा भैया कानून से ऊपर, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट हमेशा ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, ये सारी बातें कोर्ट के डिसीजन से नीचे हैं। कोर्ट इन सबसे क्या है, बहुत ऊपर है। तो जज इसलिए लिख दी ये बात क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट में, नो ऑफर एक्सेप्टेंस, नो कंसिडरेशन, नो फ्री कंसेंट, नो अदर चैप्टर रिक्वायर्ड। कोर्ट ने कहते तो सब भूल जाओ। कोर्ट ब्रह्मा के शब्दों के भाई, है ना, पत्थर की लकीर जिसे कोई नहीं मिटा सकता, राइट। नाइदर एग्रीमेंट नॉर प्रॉमिस, किसी की चीज की जरूरत नहीं है आपको, जो कोर्ट ने बोल दिया कोर्ट में बोल दिया। बिना इन सब चीजों के भी अगर आप कहते हो कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं, तो जरूर वो क्या होगा सर,
these are known as quasi contract, राइट? ये लिखी बात सर. ऑब्लिगेशन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्जाम के लिए सबसे खतरनाक वर्ड क्या है? ये ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ. जब तक एग्जाम में ये नंबर नहीं, ये लाइन नहीं लिखेंगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे. तो ये एग्जाम में लिखना जरूरी है. अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो इसे लिखना अनिवार्य है. व्हेन सच ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ इज रेफर टू एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. और अंग्रेज तो अंग्रेज है. अंग्रेजों ने बोला, तुम्हारे यहां बोलते होंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हमारे यहां क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तुम्हारे यहां क्वासी बोलते हैं, हमारे यहां कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं अंडर द इंग्लिश लॉ. अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ी सर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत यह पड़ी कि डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट लगता है. डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, बताओ क्या था? किसी और के पैसों पर खुद को अमीर बनाना. डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? हाँ, डॉक्ट्राइन मतलब होता है रूल. अनजस्ट मतलब जो गलत हो, फेयर ना हो, यानी कि जो गलत है. एनरिच मतलब अमीर. तो डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, रूल ऑफ रॉन्ग रिचनेस. आप अपने आप को गलत तरीके से अमीर नहीं बना सकते. ये जो रूल है, ये रूल ये कहता है कि यू हैव नो राइट टू मेक योर सेल्फ रिच ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर. दूसरे के पैसे पे खुद को अमीर नहीं बनाना. जैसे अगर मैं क्वासी की बात करूं तो बच्चन साहब के पैसे पर आलोक खुद को अमीर नहीं बना सकता. तो जज साहब ने कहा बेसिक नेसेसिटी जो है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटी जो है, तुम किसी और से ले रहे हो तो तुम किसी और से लेने की तुम्हें आदत लग जाएगी. फिर तो तुम बेगर की तरह होगे, भिखारी की तरह होगे. क्या करते रहोगे? पढ़ाई के लिए पैसे मांगते रहोगे, दूसरों से रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे मांगते रहो. उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें अपनी शिक्षा का और अपने पढ़ाई का एक सदुपयोग करना आना चाहिए कि भाई मैं इससे इतना तो कर सकता हूं कि मैं दूसरों को इसकी रिपेमेंट कर पाऊं. ठीक है? तो किसी और के पैसे पर खुद को क्या नहीं करना? अमीर नहीं बनाना. तो डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ये होता है. डिवोर्स की बात करें, डिवोर्स की बात करें तो इसका मतलब क्या है? ऋतिक रोशन पैसे क्यों दे रहा है? कि वो उसकी जो कॉस्ट है, सुजैन खान यानी वाइफ की जो अन्य जैसे कॉस्ट कैसे होगी? जैसे भाई वाइफ हाउस वाइफ थी मान लो फॉर एग्जांपल, कोई अर्निंग नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, तो वो अपने जीवन कैसे गुजारेगी? 350 से गुजारेगी. ऐसे संजय दत्त का जब पहली वाली वाइफ से डिवोर्स हुआ, मान्यता दत्त या उससे पहले जो भी हुआ, तो कोर्ट ने यह कहा था कि संजय दत्त की इनकम का 10%, एक बंगला, 2 कार, एक वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और एक बंगला यानी घर कह दो, और अपनी इनकम का 10% आपको मान्यता दत्त को देना है. हाँ, हमेशा ही, लाइफ टाइम. ठीक है भाई? कार 2 जरूरी है, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए. ये घर जरूरी है उनके रहने के लिए. और 10% क्यों जरूरी है? क्योंकि मान्यता दत्त ने कोर्ट में यह बोला कि आई एम नॉट अर्निंग पर्सन, मैं अर्निंग लेडी नहीं हूं, मैं तो घर संभालती हूं भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना. राइट? तो फिर कोर्ट बताएगा, मैटर ऑफ फैक्ट है कि नहीं बात? सुन रहे बात को? तो भैया ये क्या है? ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. डायरेक्ट ऑब्लिगेशन कहां से आई सर? तो आप संजय दत्त को भी बोलोगे आप किसी और से शादी करके, है ना, राइट, रहना, या अपने अपने लिए फेवर में डिसीजन लेने के लिए दूसरे की कॉस्ट में ले सकते हैं. दूसरे की कॉस्ट का मतलब मॉनिटरी नहीं होता, मेंटल स्ट्रेस भी होता है. दूसरा भी तो गरीबी में रह रहा है कि नहीं बात? राइट? अब संजय दत्त की बात कह रहे हैं, ऋतिक रोशन की बात कह रहे हैं कि भैया मेरे पास रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है, तो वो तो यार चलो ठीक है उनके पास. तुमने कहा सर वो 350 है जो आम आदमी डिवोर्स ले लेता है. अब नहीं है वाइफ के पास पैसे, है कि नहीं बात? तो वो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट ये कहता है वाइफ का मेंटल स्ट्रेस, वाइफ का सोशल स्ट्रेस, ये हैरेसमेंट करने के बाद उसकी कॉस्ट पे आप खुद को अमीर नहीं बना सकते, खुद को सुखी नहीं बना सकते कि मैं दूसरे शादी करके सुखी हो जाऊंगा. राइट? इसे बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट. ऐसे ही बच्चन आलोक से बोला गया भाई बच्चन साहब की कॉस्ट पर तो खुद को बेसिक नेसेसिटी से अमीर नहीं बनाएगा. ऐसे जितने भी हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बात, दूसरे की कॉस्ट पे आप खुद को अमीर नहीं बना सकते. एक और बात सुनना ध्यान से, अगला पड़ाव लेवल 2. आलोक की प्रॉपर्टी थी, आलोक की गुल्लक भी थी, आलोक की प्रॉपर्टी भी थी और आलोक की गुल्लक भी थी. लेट गया आलोक गुल्लक के साथ, साइकिल पकड़ गए, साइकिल की चेन और अपने हाथ एक साथ बांध लिए, है ना. बच्चे को हाथ लगा नहीं सकते, साइकिल घसीट के ले जाएंगे तो बच्चा भी छिल जाएगा, घुटने छिल जाएंगे उसके. फिर बच्चन साहब को दिक्कत, वो कह रहा ना साइकिल जाने दूंगा ना गुल्लक जाने दूंगा.
कॉसी कॉन्टेड तेल लेने गया, मुझे नहीं पता, मैं ना अपनी गुल्लक दूंगा ना मैं अपनी है ना साइकिल दूंगा। सिंपल सी बात है बच्चन साहब, आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं देने वाला कुछ भी। हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है, ना गुल्लक दे रहा ना साइकिल दे रहा। बच्चन साहब कह रहे हैं यार ये बड़ी है ना टेंशन की बात हो गई। अब लॉ में बात लिखी है, कौन मना कर रहा है, कौन आना का नहीं कर रहा है? माइनर कह रहा है नहीं दे रहा, मैं ऐसे कैसे ले जाओगे, नहीं दे रहा। अब प्रॉपर्टी नहीं दे रहा ना, वो कह रहा है नहीं लूंगा साइकिल, कोर्ट ले लेगा, उसकी प्रॉपर्टी सीज करेगा। तो बच्चन कोर्ट तो कब ले लेगा? क्या बच्चन साहब केस कर सकते हैं आलोक पर? सर वो कोर्ट का ऑर्डर रहेगा तो कर सकते हैं। बताओ केस कर सकते हैं बच्चे के ऊपर? सर अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कर सकते हैं। ये लिखी बात, ये लिखी बात। कुछ बच्चे घबरा गए, बच्चे के ऊपर कैसे कैसे जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है बात, बच्चे के ऊपर केस नहीं होता, बच्चे के साथ एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। लेकिन भैया बच्चा कंपनसेशन तो देगा अगर वो ट्रेसेबल है, ट्रेसेबल है तो देगा ना। सेम लॉ तो कह रहा है, सेम लॉ तो लिखा है। इट मे बी नोटेड दैट इफ बच्चन साहब sue फॉर damages फॉर द ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यहां कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ सर? क्वासी। बच्चन साहब कैन फाइल अ केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम वे एज अ नॉर्मल कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आलोक पैसे देने से क्या करता है सर? मना कर देता है, तो बच्चन साहब है कि नहीं बात, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मान के केस करेंगे जैसे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप केस करते हैं। तो कल को यार हमने कभी ये सोचा ही नहीं, तुमने पूछा भी नहीं उस चैप्टर में, बच्चे ने मना कर दी तो आपने तो दिमाग लगाने नहीं दिया। प्रॉपर्टी से ले लेंगे ना। मैं तो कह रहा हूं प्रॉपर्टी भी नहीं दे रहा वो, मैं ये कह रहा हूं प्रॉपर्टी से ले लेंगे, 68 में लिखा है। मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी नहीं दे रहा बच्चा, बच्चा कह रहा नहीं दे रहा प्रॉपर्टी। केस करने की बात। ताला लगा लिया उनने, है ना, गुल्लक साइकिल लेके भाग लिया वो। सर वहाँ लिखा भी था एक सूट फॉर प्रॉपर्टी और उसके सेल ऑफ प्रॉपर्टी में लीगल एडवाइस। हाँ, तो वो बात वहां पे इस बात को और क्या करती है, रिफाइन करती है, बल देती है, या उसको और स्पष्ट तरीके से बताती है क्या कि भाई आप अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो घबराने का नहीं, है ना, घबराने का नहीं आप केस। तो बच्चन साहब इज लायबल टू स्यू ऑन आलोक। अगर हाँ ये बात याद रखनी है जो हमने पहले ही पढ़ी थी, है ना, एक केस में कि भाई उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ट्रेसेबल होनी चाहिए, या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ही जीरो है फिर तो आप कुछ केस कर ही नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी आप बच्चे से ले सकते हैं, बच्चा नहीं दे तो केस करके ले लो। इन शॉर्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम तरीके से आप केस कर सकते हैं एज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगी बात। तो मुझे बता दो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक फुल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस हुआ? उसमें कोर्ट की ऑब्लिगेशन होती है। सर कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं नहीं होते हैं? यस सर, ऑफर एक्सेप्टेंस, यस सर। फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, माइनॉरिटी, यानी सेक्शन 10, 11, 12 सब एलिमेंट होते हैं। क्वासी में इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एब्सेंट होते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। दूसरी बात ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कहां से आती है? कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट यानी सहमति से आते। कंसेसस एड इडम सेक्शन 13 होने लगा हूं, 13 से आती है। कंसेस एड इडम नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड याद आ गया, 13 गाना भी याद किया था, 13 होने लगा हूं, 13 से आती है। यहां पर ऑब्लिगेशन 13 से नहीं आती क्योंकि यहां तो कोई चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है। यहां सीधा कहां से आती है? तो ऋतिक रोशन और सुजैन के केस में सीधा कोर्ट से आई है, उन्होंने कोई आपस में कंसेंट नहीं करी। कंसेंट होती है ऋतिक रोशन 350 करोड़ रुपए क्यों मानते, कहते 30 करोड़ ले लेना, अरबाज खान ने भी तो 15 करोड़ दिए थे बस, है कि नहीं बात? राइट भैया, पर लॉ ने जो बोला वो मानना पड़ेगा। तो सर अगर मैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की आगे बात करूं तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर क्या है? सबसे पहला चरित्र, राइट हमेशा किसका होगा सर? मनी का। ज्यादातर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मनी या मनी वर्थ वाली चीजें मांगी जाती हैं, है कि नहीं बात? मतलब ये नहीं कि इंजंक्शन, है ना, राइट, और इंसिस्ट परफॉर्मेंस, ये बातें नहीं मानी जाती, है ना, राइट। दूसरी, ये एग्रीमेंट क्या होगा? इंपोज बाय लॉ होगा, और एग्रीमेंट हमेशा पर्टिकुलर पर्सन पर हो सकता है, पूरी दुनिया के खिलाफ नहीं हो सकता। डिवोर्स पूरी दुनिया से ले लोगे बता? उसके वजह से शादी कर ली नहीं है। हाँ, जो अलाउड नहीं है, ठीक है ना, राइट।
कई लोग कर लेते पेड़ों से शादी, ठीक है। यूएस में एक आदमी ने अपने तकिए से शादी कर ली, कुछ भी कर सकते हैं लोग, पार्टी का बहाना होता है वहां, है ना। लेकिन भैया पूरी दुनिया से शादी नहीं हो सकती। जब पूरी दुनिया से शादी नहीं हो सकती, पूरी दुनिया से डिवोर्स नहीं हो सकता। तो जज साहब ने इस बात को लिख दिया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ होता है। सुन ले भाई मेरी, अरे अपनी दर्द भरी कहानी सुनने लगा। पर्टिकुलर पर्सन से नहीं हो सकता, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर पर्सन से होगा, पूरी दुनिया से नहीं हो सकता। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातें क्वासी पर नहीं लगती, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातें क्वासी पर लगाई जाएंगी। यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। जनरल ऑफर वाली बात है ना, तो जनरल ऑफर वाला कॉन्सेप्ट क्वासी पर नहीं लगेगा। सर ये तो मैं बता चुका हूं, इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं रे मुन्ना मुन्नी, पढ़ लेना जरा। तुम्हारी जिंदगी का पहला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया तुम्हारे साथ, क्या सर? किससे ले सकते हैं आप? अच्छा, एक बालक रात को 2:30 बजे कॉल करके पूछ रहा है, नाम नहीं बताता कभी, क्या लगा सर एक बहुत ही गंभीर सवाल है इसलिए मैं रात को 2:30 बजे कॉल कर रहा हूं, मैं सोन दे भाई प्लीज सोन दे। क्या लगा सर आप तो सोचोगे मेरे को नींद नहीं आ पा रही सर, आप ही मेरी नींद की गोली हो। मैंने कहा भाई चल बोल, खा जा, मेरा दिमाग खा जाती। उसने बोला सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातें जो आपने बताई या 68 वाली बात जो आपने बताई तो माइनर पे लगती है। मैंने आपकी एक केस स्टडी पढ़ी पिछले जन्म की, जो आपने बोला पिछले जन्म की केस स्टडी, मैं सर वो पढ़ रहा था बैठ के, उसमें एक जगह माइनर नहीं था, एक जगह अनसाउंड माइंड था, और अनसाउंड माइंड के सॉल्यूशन में ये लिखा है क्या, उसकी प्रॉपर्टी से वसूल लेंगे। तो ये तो माइनर पे लग रहा है, अनसाउंड पे क्यों लग रहा है? फिर मैंने कहा मुन्ना पेज पलट अपनी किताब के, अनसाउंड वाले पेज पे आ। कह रहा सर अनसाउंड वाले पेज पे आ गया। अनसाउंड वाले पेज पे एक पेज है जिसमें जहां से टॉपिक शुरू है, नहीं जहां से टॉपिक शुरू है पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, कह रहा हाँ सर पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ के पेज पे आ गया। उससे ऊपर वाली लाइन पढ़ियो 2, कह रहा सर मैंने अपने हाथ से लिख रखा है सेक्शन इक्वल टू सेक्शन 68। मैंने कहा तो फिर तू 2:30 बजे क्यों कॉल कर रहा है, जब तूने खुद लिख रखा है। जहां मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, मैंने कहा एक सवाल पूछा था क्लास में होश में होगा तो शायद याद आया होगा, क्या वहां पे लिखा है अनसाउंड माइंड इज इक्वल टू माइनर। तो मैंने तुमसे बहुत गंभीर सवाल पूछा था कि क्या अनसाउंड माइंड जो होता है क्या वो बच्चा होता है या बच्चा ही अनसाउंड माइंड होता है? जो अनसाउंड माइंड है वो हमेशा बच्चा होगा, ऐसा कहीं नहीं होता। मुन्ना भाई तो अनसाउंड थे पर बच्चे तो नहीं थे ना। बच्चा इज ऑलवेज अनसाउंड। क्या तुम्हारी क्लास में बैठा हुआ एक माइनर वो पागल है? तो एक जो बच्चा है, या तुम जब 17 साल के थे 16 साल के थे तो क्या तुम अनसाउंड थे? घर वालों की नजरों में थे तो पागल जैसे कहते करता है। लेकिन भैया हम अनसाउंड अपनी नजरों में तो नहीं थे ना, मेडिकली तो नहीं थे ना। सुन्नी मुन्नी मेडिकली थोड़ी अनसाउंड थी, घर वाले तो कह रहे थे अनसाउंड है, तो फिर मेडिकली अब अनसाउंड नहीं। तो बताओ अनसाउंड इज इक्वल टू माइनर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सेक्शन 68। बिकॉज ऑफ सेक्शन 68 अनसाउंड इज इक्वल टू माइनर। इसका तात्पर्य क्या था? अगर आप रोटी कपड़ा मकान मेडिकल एजुकेशन केस जैसी लड़ना ऐसी बातें आप बच्चे की जगह अनसाउंड को दोगे तो भी आप बच्चे की प्रॉपर्टी के अलावा अनसाउंड की प्रॉपर्टी से वसूल सकते हैं। ये लिखिए बात यहां भी। और खाली मैं कह रहा हूं उसको मत दो, आप उसके घर वालों को भी दोगे ना, डिपेंडेंट्स को भी। तो वहां डिपेंडेंट वर्ड भी लिखा है। आपने एक अनसाउंड व्यक्ति के बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया, तो आप अनसाउंड के बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट था, तो आप अनसाउंड व्यक्ति की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम में केस आ चुका, बच्चे गलत कराते हैं। तभी मैंने तुमसे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज अनसाउंड इज इक्वल टू माइनर? नहीं, एज पर 68 के प्रोविजन के हिसाब से वो कंपैरिजन किया गया है। ये लिखी बात। बच्चन साहब ने इस बार आलोक को पैसे नहीं दिया, किसको दिया है? ल्यूनेटिक तो याद होगा, है कि नहीं बात? लुनेटिक को नेसिटी दे दी, अब बच्चे की जगह आपने लुनेटिक को दिए, क्या उसके प्रॉपर्टी से ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो याद रखना ये बात, माइनर की प्रॉपर्टी से भी ले सकते हैं और
अनसाउंड की प्रॉपर्टी से लिखते हैं, ये पढ़ो। नेसेसिटी आप चाहे इनकम्पिटेंट पर्सन को दें या आप इनकम्पिटेंट पर्सन के ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको दें, तब भी आप उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। यानी अनसाउंड को दो, उसके ऊपर डिपेंडेंट बीवी बच्चों को दो, तो आप प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। तो दैट इज वाई अनसाउंड इज इक्वल टू माइनर बिकॉज ऑफ 68। यहाँ पे एक चीज पूछना था। ये पढ़ो पहले। ए हु सप्लाई द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी विद नेसेसिटी, क्या सप्लाई किया? क्या वो ले सकता है, नहीं ले सकता है? यस सर। तो क्या लिखा है? ए इज एंटाइटल, हु इज एंटाइटल? ए इज एंटाइटल टू बी रिएम्बर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। तो बी की प्रॉपर्टी से पैसा ले सकता है। तो छोटा था क्लास के बाद, अब रुक जाओ, है ना, उसकी प्रॉपर्टी से पैसा ले सकता है। बोलो समझ गए सर? बोलो समझ गए, समझ आ गए सर? अरे जोर से बोलो। हाँ जय माता दी बोल दो, पर बोलो तो जोर से। पीछे वाले नारी ना बात समझ रहे, बेचारे खोए खोए से रहते हैं, दिन में खोए खोए, दिन में सोए सोए, रात में खोए खोए, ऐसी कैसी हालत हो गई तुम्हारी। सुनो अब ध्यान से, अगली कहानी जो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक बार की बात है, अभी पिछले महीने की, आपकी कहानी अगस्त की। हाँ मैं नोएडा में एक जगह गया, है ना। अब नोएडा में जब मैं गया तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे बनानी नहीं आती, यही मान लो, है ना। ठीक है, हाँ तो एक गाड़ी खड़ी थी बहुत बढ़िया सी, राइट। और इस गाड़ी पे जो नंबर था वो नंबर था अकाउंट्स वाले भैया का, है ना, यूके। हाँ तो वो नंबर था, मैंने नंबर पहचान लिया, है ना, क्योंकि सर को देहरादून से खरीद के लाए थे सर ने। अब खुशी खुशी में गाड़ी भी पता है कहां खड़ी थी? नो पार्किंग एरिया में। बहुत जल्दी सर को शॉपिंग करने की, बहुत जल्दी। अब जैसे नो पार्किंग में थी, मैंने पहचान लिया, मैंने कहा यार यहाँ पे लिखा है नो पार्किंग जोन, है ना, है ना। और सर को पता नहीं, वैसे सर कभी ऐसा करते नहीं भाई, शब्द है सिविलियन से अच्छे इंसान है, पार्किंग जोन में ही लगाएंगे। पता नहीं, मैंने कोई इमरजेंसी हो सकती है, मैंने फोन मिलाया, फोन उठाया नहीं सर ने। मैंने कहा फिर तो जरूर इमरजेंसी होगी, फोन नहीं उठा रहे। अब वहां पर कौन आ गया भैया? क्रेन आ गई, क्रेन, बड़े बड़े टायर, है कि नहीं बात? ये भैया यहां से ये जा रही, बांध ले सन्ने क्रेन पे बैठा हुआ आदमी गुस्से में। नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जाम लगा देते हैं, है कि नहीं बात? क्रेन उठा के ले जा रही है। और एक क्रेन इतनी बड़ी, है ना, और सर की गाड़ी को टो कर लिया। अब बताओ भैया, मुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मेरी आंखें लाल हो गई भैया गुस्से में। मैंने कहा सर की गाड़ी ले जा रहे हो, आपको भी ले जाएगा, है ना, राइट। मैंने कहा जाने नहीं दूंगा भैया, मैं जाके आगे फैल गया, ऐसे उठा के लेट गया गाड़ी के नीचे। उठा के लेगा। मैंने अगर सर की गाड़ी नो पार्किंग से जाएगी तो मेरी लाश के ऊपर से जाएगी। बोलेगा चला दो। अब वो अच्छा इंसान होगा, कहने लगा यार गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, है ना, चढ़ा देता तो मैं तुम्हारे सामने होता सुनने के बाद। कोर्स कैसे तुम्हारा पूरा? अब गवर्नमेंट कह रही नहीं यार ऐसे कर नहीं सकते, भीड़ लग गई वहां, ऐसे खतरनाक आदमी रील बना रहे हैं। एक आदमी फेसबुक पे लाइव चला जा रहा है ना, एक इंस्टा पे रील बना रहा है, चलो आज का इंतजाम तो हो गया, है कि नहीं बात? राइट। लोग लाइव जुड़ गए कि एक आदमी, है ना, क्या कहते हैं, क्रेन के नीचे लेटा हुआ है, लोग घसीट रहे, मुझे हट जाने का, मैं हटूंगा नहीं, मैंने कहा अगर ये गाड़ी हिलेगी तो किसके ऊपर से हिलेगी? मेरी, चढ़ाओ मेरे ऊपर। फिर भैया ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए, कह रहे क्या बात होगी, तुम्हारी गाड़ी तो ऐसे है ना, ले जा भाई चालान भर दे। मैंने कहा गाड़ी मेरी नहीं है ना। हाँ मैंने कहा मेरे परम मित्र, है ना, करण अर्जुन की गाड़ी है, मैं करण हूं, वो अर्जुन है, नहीं बात? हाँ मैंने कहा दोस्त की गाड़ी है। उन्होंने कहा वाह क्या दोस्ती की मिसाल है, आजकल के जमाने में दोस्ती की मिसाल। कल न्यूज में भी छपेगी ये बात। एक दोस्त ने दोस्त की गाड़ी के जमीन के नीचे, क्रेन के नीचे आ गया, ठीक है। अब भैया
फिर फैसला ये हुआ, भीड़ कहने लगे अरे सर मत करो ये वो, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा देखो जब तुम्हारे दोस्त है वो जब आएंगे, जब सर आएंगे तो भी उन्हें क्या भरना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा, डांट अलग लगेगी, है ना। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि डांट निकलाएंगे उनको, क्या करेंगे, चालान तुम भर दो, और 1 घंटे का समय दे रहे हैं, 1 घंटे में अगर यहां से गाड़ी नहीं हटी तो चालान वापस भी नहीं मिलेगा, गाड़ी टो करके ऐसी जगह लेके जाएंगे, मिलेगी भी ना। मैंने कहा भगवान के लिए ऐसा मत करना, चिंता मत करो, 1 घंटे में पूरी जान लगा दूंगा मैं, सर के पापा को फोन सब जगह फोन कर दूंगा, पूरी दुनिया में फेसबुक पे डाल दूंगा मैं, है कि नहीं बात, राइट, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगा सर के चैनल के, सर को टैग करके कि भैया जल्दी से अपनी गाड़ी ले जाओ। अब हुआ क्या, चालान भर दिया मैंने क्या किया सर, 5,000 रुपए का चालान भर दिया, नो पार्किंग का, ठीक है। डांट भी किसने खाई, कपड़े भी गंदे हो गए जमीन पे लेटे लेटे, लोग बाहर रील बना रहे हैं, एक तो गोल गोल घूम के बना रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है, इफेक्ट्स आते हैं, इफेक्ट्स मेरे मुंह पे यूं करके फिर यूं, मैंने कहा ये क्या कर रहे भाई, जूम इन जूम आउट, है ना, राइट, जूम इन जूम आउट करा। मैंने कहा यार ये बड़ी टेक्निकल है ना। अब 5,000 रुपए दे दिए, सर आए, कोई इमरजेंसी नहीं थी, सर को भी खुशी खुशी आ रहे हैं, हाथों में थैले भर रखे हैं, बिल्कुल थैले ही थैले। मैंने क्या भर रखा है, बच्चों के कपड़े हैं, साथ में मेरे भी कपड़े हैं, आज शॉपिंग का डे था सर। मैंने कहा तो ये पार्किंग में कहां खड़ी करके गाड़ी अपनी, नो पार्किंग में, सर क्या बात कर दी। सर ने कहा अरे यार मेरे को याद ही नहीं रहा ये वो, मैं तो सोचा था बस है ना घर वालों को छोड़ के वापस आ जाऊंगा, फिर पार्किंग में चला जाऊंगा, ये शॉपिंग करते रहेंगे। अरे मेरे दिमाग से निकल गया, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से, उस वाले बच्चे की तरह बोल रहे हैं, है ना। मैंने कहा क्या क्या कह रहे हैं, मुंह से निकल गया भैया बता दो। सर कहने लगे आप कैसे खतरों खिलाड़ी हो रहे, कैसे मिट्टी में लोटपोट हो रहे हो, कपड़े आओ आपको भी दिलाऊं। मैंने कहा मुझे मत दिलाओ, पता है पहले गाड़ी हटा लो, ऐसे होकर पूरी कहानी सुना दी, रील भी देख ली सर ने। मैंने कहा अरे सर आपने, आजकल की दुनिया में ऐसा काम कौन करता है किसी इंसान के लिए, है ना, परम दोस्ती कौन निभाता है। मैंने कहा सर मैंने 5,000 रुपए दे दिए। सर बिल्कुल थैलों के साथ ही गले लग गए मेरे, थैंक यू सर। आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना करता है भैया, कौन रोज दोस्त के लिए नहीं करता भैया, अरे कौन किसी के लिए इतना करता है, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, आओ पानी वानी पिए। रात गई बात गई। अगले दिन मैं कोचिंग में आया बहुत ही गुस्से में, है ना, मुंह लटका के, आंखें थोड़ी सी ठीक हो गई थी, मुंह लटका के आया। मैंने कहा सर कल मैंने आपके लिए चालान भर दिया। अरे मैंने पापा को बताया घर जाके, पापा इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी, इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी कि पापा ने सामने वाले अंकल जी को बता दिया। बताओ ऐसे दुनिया में कौन करता है। पापा इधर आओ, मेरे पास आओ, आइयो भाई आइयो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैंने कहा क्या हुआ, पापा जी ने चाटा तो नहीं भेजा। अरे चाटा पापा ने कहा मेरी तरफ से शाबाश तू भी दे माँ, नजर न लगे बेटा नजर न लगे, तरक्की करो, खूब तरक्की करो। पापा ने ये भेजा। आप बोलोगे पैसा, मैंने कहा यार ये सब तो ठीक है ना, अंकल जी ने इतनी ज्यादा दुआएं भेज दी, शाबाश तरक्की करो, गले लग गए, है ना, नजर न लगे, वाह वाह वाह। मुझे लगा नींबू मिर्ची ना आ जाए कहीं। अब मैं कुछ नहीं बोला, दिल पे दिन गुजार दिया। अगले दिन मैंने क्या किया, अगले दिन मैं वो पर्चा ही लेके पहुंच गया सर के पास, जो चालान की पर्ची थी। मैंने कहा सर मैं इसे रख के क्या करूंगा, आपकी गाड़ी का नंबर ये रख लो, है ना। अरे 5,000 रुपए दे दिए। अरे सर दुनिया में कौन किसी के लिए पैसा भरता है सर, आजकल कौन किसके लिए, कहां कोई पैसा भरता है, कोई पैसा भरता है, कोई नहीं भरता सर। बहुत आपसे जैसा नेक इंसान कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं है। मम्मी ने तो प्याज के परांठे भेजे आपके लिए, खाओगे। मैंने कहा भैया अब ये बताओ, ऐसे करते करते सर ने तारीफों के पुल बांध, मैंने ऑफिस में बताया, ऑफिस में भी कह रहे भाई ऐसे इंसान ऐसे सर कहां मिलेंगे यार, बताओ। ऑफिस वाले कह रहे हमारी गाड़ी भी कहीं नो पार्किंग में तो बचा लेना। बताओ ऐसे मेरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई लोगों की। लेकिन भैया बताओ, दिल अपनी जगह है और बिल अपनी जगह। एक दिन मैंने गुस्से में बोल दिया सर को, मैंने कहा सर दिल अपनी जगह है, दिल भी मेरा सिकड़ गया बेचारा, देख रहे हो ये वाला तो फूल रहा है, यहां से सिकड़ गया बेचारा टेंशन में। मैंने कहा सर दिल अपनी जगह है और बिल अपनी जगह है। बिल मैंने आपके हाथ में थमा दिया और सर मैं समझ आता हूं, मेरे बहुत ही कड़वे वचनों के लिए प्लीज मेरे 5,000 रुपए दे दो। सर के दिल पे लगी बात। सर ने भी एक बहुत तगड़ा गेम खेला। सर ने कहा दिल अपनी जगह बिल अपनी जगह, ऐसी बात कर दी ना सर,
सर ने कैसी बात बोली कि आंसू, आंखें लाल क्या, खून के आंसू टपक पड़े। पता सर ने क्या बोला होगा? हाँ, सर ने पता क्या बोला? मैंने बोला था बचाने के लिए, नहीं मैंने बोला ट्रेन के आगे लेट जाओ, कट जान देते चालान, चले जान देते गाड़ी को, ढूंढ लेते हम पुलिस स्टेशन जाके। मैंने तो नहीं कहा था। जब मैंने कहा नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं? कोई एग्रीमेंट किया मैंने आपके साथ कि मेरी गाड़ी टो हो जाएगी तो तुम बचा लेना, मैं पैसे दूंगा? या मैंने वहां पे बोला सर मेरी गाड़ी जा रही है, बचा लो बचा लो? मैंने ऐसे बोला? जब कोई एग्रीमेंट नहीं, ना रिटन ना ओरल, और जब मैंने कहा नहीं तो पैसे किस बात के? बस दिल में गाना बज गया, दिल हूं हूं करे, घबराए तो दिल हूं करने लगा मेरा। मैंने कहा गलत बात है, कौन बचाएगा मुझे अब? हाँ, धारा 69 गाना गाते हुए ब्रायन एडम्स का, समर ऑफ 69। तो बिल्कुल पुराने जमाने के अंग्रेज सुन लेते थे, सुन लेते। हमारे कॉलेज में ब्रायन एडम्स बहुत चलते थे। तो भैया ब्रायन एडम्स का समर ऑफ 69 गाते हुए धारा 69 का निर्माण किया गया। धारा 69 ने यह बोला, सुनो ध्यान से, अगर कोई पर्सन, चाहे दोस्त हो या ना हो, कोई एक्स भी हो चाहे, अगर कोई पर्सन किसी की मदद के लिए किसी के लिए पैसे पे कर देता है, क्या पे कर देता है? ऑब्लिगेशन पे ऑफ कर देता है विदाउट एनी एग्रीमेंट, देन सच पर्सन जिसके लिए पैसा पे किया गया है हैव टू रीपे द अमाउंट और मनी पेड बाय अनदर पर्सन। तो सर को लौटाने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे 5,000 रुपए सर को रिफंड करने पड़ेंगे। भैया 5,000 रुपए सर को रिफंड करने पड़ेंगे एज पर सेक्शन। अब बताओ ये क्वासी हुआ या नहीं हुआ? क्यों क्वासी हुआ? क्या मेरा और सर का कोई एग्रीमेंट था? एग्रीमेंट नहीं था ना, स्टिल सर को पैसे देने पड़े, देने पड़े। तो जज साहब ने कहा दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीमेंट, सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय कोर्ट विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी एग्रीमेंट। सर सेक्शन 69 पहले भैया पढ़ो ध्यान से। पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी, भैया मैं इंटरेस्टेड हूं कि मैं पेमेंट करना चाह रहा हूं, चाहे दोस्ती यारी में या किसी और इंटरेस्ट में, है कि नहीं बात? राइट, कि सर मुझे अकाउंट की फीस ही मुझे दे देंगे, है ना, चाहे मैं इस इंटरेस्ट में पे कर रहा हूं। तो जिसके लिए मैंने पे किया, विच अनादर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक ऐसी पेमेंट की है जो अनदर कौन हुआ? अनदर पर्सन कौन हुआ? पराग सर, जो लॉ के तहत उन्हें पे करनी चाहिए। यानी सर की लीगल ऑब्लिगेशन मैंने पे करी। यहां कहने का मतलब क्या है लॉ का? एक पर्सन मैं जो इंटरेस्टेड है पेमेंट करने के लिए दूसरे के बिहाफ पर, और वो दूसरे की पेमेंट लीगल पेमेंट थी, मतलब चाट पकौड़ी की पेमेंट नहीं थी कि सर की टिक्की का बिल मैंने दे दिया, है कि नहीं बात, गोलगप्पे का मैंने दे दिया, ये नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन पे किया। हु देयरऑफ पेज इट, और मैंने पे कर दिया, इज एंटाइटल्ड टू रियम्बर्स बाय द, यहां इज किसके बारे में लिखा है? ए के बारे में। ए अंकुर इज एंटाइटल्ड टू रियम्बर्स बाय द अदर। एग्जाम में केस लॉ ये बनेगा, और ये आ भी चुका है एग्जाम में, और बहुत सिंपल है, सिंपल। देखना जरा क्या कह रहा बिल्लू। बिल्लू ने क्या ले रखा है सर? जमीन ले रखी है। बिल्लू को जानते हो? बिल्लू भूल गए? याद आ गया? अरे यार, अरे पुराने जमाने में वो नहीं आता था FIR, चौटाला। बिल्लू के पास एक जमीन है, सुनने मुन्नी सुननी रही, मुन्नी बहन, ये बिल्लू अप्पू निकल जाएंगे, और फिर एग्जाम में भी निकल जाएंगे। इधर ध्यान दे, वरना अलग अलग बैठा दूंगा मैं। अब बिल्लू ने क्या कर रखा है? एक जमीन ले रखी है बंगाल में, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय, यानी अप्पू ने अपनी जमीन किसको दी है? बिल्लू को दी है। ठीक है, जमीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्लू। ओनर कौन है? तो अप्पू क्या हो गया सर? ओनर हो गया, जमींदार। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब हो यहां पे मतलब हुआ लैंड टैक्स। क्या हुआ? टैक्स। टैक्स किसको पे करना था? एरियर मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग है, यानी अप्पू को एक टैक्स पे करना था जो एरियर था, यानी ओनर का टैक्स आउटस्टैंडिंग था।
उसने पे नहीं किया तो गवर्नमेंट ने बोला टैक्स पे नहीं करेगा ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बेच देंगे तेरी जमीन, मत पे कर टैक्स, जमीन बेच के टैक्स निकाल लेंगे। अब क्योंकि उस जमीन का इस्तेमाल कौन कर रहा था, बिल्लू। जमीन किसकी थी, अप्पू की। टैक्स किसे भरना चाहिए, अप्पू को। लेकिन क्योंकि जमीन बिक जाएगी और जमीन का इस्तेमाल बिल्लू कर रहा था, बिल्लू को लगा जमीन बिक गई तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, मैं तो इसकी जमीन पे बिजनेस कर रहा हूं, 10 साल की 20 साल की लीज ले रखी है मैंने। बिल्लू बेचारा घबरा गया। बिल्लू ने कहा घबराहट में कि भैया मैं पे करता हूं, भैया मैं पे करता हूं मैं। बिल्लू ने बेचने से रोका और क्या किया, पेज टू गवर्नमेंट द सम ड्यू। ये जो येलो पेन से हाईलाइट किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी अप्पू का टैक्स किसने भर दिया, अप्पू टैक्स पेड बाय बिल्लू ने अप्पू का टैक्स भर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अप्पू का टैक्स जो बिल्लू ने भरा, बिल्लू का इंटरेस्ट भी है पे करने में, क्योंकि लीज की बिल्डिंग तो वो इस्तेमाल कर रहा है। अब क्योंकि अप्पू ने टैक्स भरना था, बिल्लू ने भर दिया। बिल्लू कह रहा तेरी लीगल ऑब्लिगेशन मैंने भरी है कि नहीं बात, और जमीन को बिकने से बचा लिया, टैक्स का पैसा निकाल। बिल्लू कह रहा है टैक्स का पैसा निकाल, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किस सेक्शन के तहत, राइट ऑफ द बिल्लू टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर। कौन हो गया, यानी आपने कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन किसी और की पे कर दी, जैसे मैंने सर का चालान लीगल ऑब्लिगेशन पे कर दिया तो सर को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब यहां पर अप्पू और बिल्लू को एग्रीमेंट था, कोई एग्रीमेंट था टैक्स भरने का, तो क्या लिखा, टैक्स का पैसा देना पड़ेगा इवन देयर इज नो एग्रीमेंट। क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है फिर भी टैक्स का पैसा देना पड़ेगा अप्पू को, इसलिए इसे क्या बोला गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला। क्या बोला गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। बोलो समझ गए सर, समझ में आ गई बात। अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार चटपटी कहानी। ये कैसे, ऐसा कई बार हो जाए नॉर्मल, ये ऐसे लॉ है जो बहुत नॉर्मल है ना, लॉ में लिख दिया, कितनी अच्छी बात है। अगली कहानी, अगले सिम्टम सुनो भैया, अगली दलीलें सुनो। अब तुम में से किसी बालक का बर्थडे आ रहा है, ये आज होगा किसी का, कब है भाई, कब है, 22 अक्टूबर। उससे पहले किसी का नहीं है, सितंबर का कोई बालक नहीं है। हाँ यार शर्मा क्यों रहे, पार्टी देंगे सब मिलके, तो चिंता मत कर। कब है बर्थडे, 18 सितंबर। 18 तो आने वाली है, बहुत बढ़िया। आज क्या है, हाँ 18 को भैया, 18 को हैप्पी बर्थडे भाई। अब इसमें बोला भैया ने हमारे कि पार्टी कहां करनी है, भाल कौन बिन बनाएगा, पार्टी घर पे करेंगे। बचपन में टाटा स्काई लगा देते हैं। अब ये हमारा जॉइंट बेचारा दोस्तों के इंतजार में खिड़की में बैठ के देख रहा है, दोस्त आएंगे है ना, यहाँ बैठा है। हाँ पीछे चिड़ियाएं उड़ रही हैं, ठीक है, सूर्य देव भी निकल रहे हैं। हाँ ब्लू है, पानी ब्लू झंडा भी निकल रहा है। अब मुद्दे पे मुद्दों पे ड्राइंग बना ली बहुत, ठीक है। अब भैया पार्टी होनी थी शाम को, सारे दोस्त आ गए, ठीक है। इसने बोला कि भाई दोस्त आ गए तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ स्नैक्स वगैरह बाहर से ले आते हैं। बाकी मम्मी ने मटर पनीर, शाही पनीर और चाप और दाल मखनी, है ना, राइट, हाँ बिरयानी, ये सब बना रखा था। शायद इंडे नहीं थे उस दिन। मुंह में पानी आए, सटक लो पहले, सटक लो, पानी सटक लो सबके सब, है ना। अब इतने ज्यादा व्यंजन पकवान थे, लेकिन स्नैक्स तो भाई मम्मी ने बोला भैया स्नैक्स नहीं बना पाऊंगी बेटा, वो बाहर से ले आना। अब इतने कहा चलो भाई गोलगप्पे, टिक्की, पिज्जा, पास्ता कहां से ले आएंगे, बाहर से ले आएंगे, और केक भी बाहर से ले आएंगे भाई, केक तो कम से कम दोस्त दे ही देंगे। अब सारे के सारे क्या गए भैया, 2-3 जने मिलके कहां गए, बाहर दुकान पे गए। दुकान से भैया क्या ले लिया, पिज्जा खाऊंगा मैं, पिज्जा, है ना, टिक्की, ठीक है ना, गोलगप्पे वगैरह ये सब ले लिए। साथ में क्या ले लिया, साथ में भैया केक ले लिया, मोमबत्ती जला दी, ठीक है ना, केक भी ले लिया।
अब जिस दुकान से ये केक वगैरह लिया गया, बिल्कुल दुकान के आसपास ही, दुकान के बगल में पुराना स्कूल का दोस्त मिल गया, फिर वो पकड़ भी लेते हैं। अरे भाई भाई, अरे यार इतने दिनों बाद भाई, कहाँ यार भाई, फिर थोड़ी बेइज्जती करी। अब तू हमें कहाँ याद रखेगा, छोटे लोग हैं हम तो, तू चार्टेड अकाउंटेंट है ना, तू ऑडिटर, विप्रो का ऑडिटर है। विप्रो कहाँ भैया, ये तो अमेजोन का ऑडिटर बनेगा, ये अमेजोन का ऑडिटर है कि नहीं बात, हमें कहाँ याद रखेगा, तू चार्टेड अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट, है कि नहीं बात, राइट। तो चार्टेड वर्ड लग गया तेरे आगे, तो अब ये बेचारा कह रहा फाउंडेशन के पेपर दे रहे हैं चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। अब थोड़ी बेइज्जती महसूस करा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है ना। तो फिर इतने दिनों से मिलने भी है, मम्मी पापा भी खड़े थे उसके, अरे बेटा क्या हाल चाल है, बहुत दिन हो गए आए नहीं। अब ये बेचारा ऊपर चला गया, आंटी घर पे थोड़े मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, बताया नहीं बर्थडे है। ये कौन है, ये मेरे कजन भाई, ये बुआ का लड़का है ना, ये भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, पढ़ाता है, डायरी निकाल के लिखता रहेगा अपने पे, है ना, राइट। ये मेरे चाचा का लड़का है ना, ये तो बस घर में मेहमान आए हुए हैं। आंटी मैं कल पक्का आऊंगा, है ना, कल पक्का आऊंगा, इधर ध्यान दो। अब ये कह के जैसे कह के निकला, भैया जल्दी जल्दी बाइक पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के, क्या हो गया सर, ये वापस फरार नहीं हुए, ये कैदी थोड़ी जो फरार हो जाएंगे। वापस आके घर आए, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी केक लियो, मोमबत्ती लगा, भूख लग रही। अरे भैया याद आया, अरे भैया आंटी ने इतने इमोशनल कर दिया, दोस्त ने इतना इमोशनल कर दिया, है ना, केक गोलगप्पे तो कहाँ रह गए, घर रह गए। अब केक गोलगप्पे घर रह गए, तीसरा स्टेप क्या लेना पड़ा, चलो भैया दौड़ो, वापस दौड़ो। फिर कहां पे सर, फिर दोस्त के घर पे। जैसे दोस्त के घर पे गए, है ना, दोस्त बेचारा जैसे ये पहुंचा, वहां पहले से सेरेमनी चल रही है, वहां क्या कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं भैया, है कि नहीं बात, क्या हो गया भैया, हैप्पी बर्थडे बन गया इसका, यानी कि हैप्पी बर्थडे बन गया, नहीं बन गया। अब वो कह रहे भैया मेरा केक काट लिया तुमने, दोस्त कह रहा मम्मी केक बच रहा है, मम्मी कह रही हैप्पी हैप्पी कट गया, बर्थडे बच रहा है, तो ले आओगे आता बर्थडे। तो मैं भाई गोलगप्पे भी रह गए थे, मम्मी गोलगप्पे, अरे गोलगप्पे खत्म हो गए, मीठा पानी बहुत बढ़िया था बेटा, खट्टा बच रहा, पैक कर दो बचा हुआ। अब ये बताओ, ये कह रहा है यार भाई भले मैं बहुत दिनों बाद आया, उससे ये थोड़ी देगा, 2 किलो केक खा गए, हैप्पी हैप्पी काट गया, बर्थडे बच रहा है, गोलगप्पे खा लिए सारे पूरे परिवार ने, है ना, टिक्की की बस शॉर्ट बच रही रेड वाली, टिक्की गायब कर दी तुमने। गुस्सा आएगा नहीं आएगा, 18 तारीख को बहुत गुस्सा आया। अब एक तो बर्थडे बन गया, फिर डिले भी, बर्थडे भी कहां बन रहा है, और काट भी किसी और ने लिया, भाई मोबाइल में तेरी फोटो देख के काट लिया था हम सब ने, है ना। अब ये जब वापस गया तो वहां पर जो घर पे क्या था, दोस्त के घर पर ऑलरेडी क्या हो चुका था, केक खत्म, खाने पीने की चीजें टिक्की विक्की सब खत्म। अब ये पता क्या लड़ रहा है, कह रहा दोस्ती अपनी जगह है ना, बिल अपनी जगह, दिल अपनी जगह, बिल अपनी जगह, सीधा धमकी दे दी, धमकी प्यार मोहब्बत से, केक का पैसा, टिक्की का पैसा, गोलगप्पे का पैसा निकालो। दोस्त भी बहुत खतरनाक था, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था पर अकाउंटेंट तो था, कुछ तो पढ़ा लिखा था। कह रहा ऐसे मत सोच कि मैंने नहीं पढ़ रखा, 10 ईयर मैंने नहीं पढ़ रखी है, चैंपियन शिवदास, हाँ समझा ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है कि नहीं बात, ज्ञान गंगा चित्रा हमने पढ़ रखी है। क्या पढ़ा तूने उसमें, पढ़ रखे 5 पेज लिख के आया था मैं कॉन्टेंट के पेपर में, इसी क्वेश्चन के ऊपर कॉसी के ऊपर क्वेश्चन आता, डिफाइन कॉसी कॉन्टेंट एक्सप्लेन, 5 पेज भरे थे, इन द अदर वर्ड्स, इन हिज वर्ड, इन माय वर्ड्स, ऐसे कर करके। और उसमें ये तो करते हम, इन माय वर्ड, हिज वर्ड्स, इन माय पड़ोसी वर्ड्स, ऐसे कर करके पेज भरे थे मैंने। अब पेज भरने के टाइम पर मुझे ये पता था कि मैं तेरे को पैसे जब भी दूंगा जब कोई क्या होगा, एग्रीमेंट, और जब मैं तुझसे बोलूंगा भाई गलती तेरी, तू मेरे घर पे अपना सामान क्यों छोड़ के गया, और सामान भी छोड़ के गया तो पेरिशेबल नेचर का छोड़ के गया, है कि नहीं बात, खराब होने से पहले क्या किया, काट खा लिया हमने, पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्या कोई एग्रीमेंट था,
क्या कोई एग्रीमेंट था क्या? नहीं था। स्टिल क्या होगा सर? स्टिल 200 क्या करने पड़ेंगे? किस सेक्शन ने सहारा दिया? धारा 70। अब ये सोचो, ये एक तो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, अब ऐसा एग्जांपल बिजनेस वर्ल्ड में कैसे होता होगा? तुम्हारे साथ हो सकता है सर, तुम यहां आए, इस सैया पे लेटा हुआ मोबाइल छोड़ के तुम, तो मैं रख लूंगा क्या? मैं रख लूंगा क्या? खराब हो जाएगा। है कि नहीं बात? मैंने कहा वैसे भी खराब होने वाला था, मैंने ले लिया, क्या बात है, क्यों छोड़ के गया? मैंने कहा था छोड़ने के लिए, है कि नहीं बात? ये बेचारे हमारे राजा बाबू, पीछे वाले राजा बाबू, ये कैलकुलेटर छोड़ के अकाउंट्स की क्लास में जब्त कर लिए, अगले दिन आए, कल मेरा कैलकुलेटर छूट गया, हम कहने लगे हम क्यों दे कैलकुलेटर, हम तो बेचेंगे इसे, अब क्यों बेचेंगे, क्यों छोड़ के गया? हमने कहा था छोड़ के जाने के लिए, है कि नहीं बात? एक बालक अपनी बोतल छोड़ गया, बोतल रख ली, सामान इकट्ठा, एक बैग छोड़ गया, ये मुन्ने बैग छोड़ के बैग रख लिया हमने, क्यों छोड़ के गई? तो ये बताओ, अगर कोई बच्चा कोई अपना सामान, कैलकुलेटर, मोबाइल, बैग, पेंसिल, ये बॉटल वगैरह छोड़ के चला जाए कोचिंग में, तो क्या कोचिंग का, किसी भी कोचिंग का राइट रख लेना? तुम एक कैफे पे गए, साइबर कैफे पे, तुम्हें कुछ प्रिंट आउट लेने थे, तुम पेन ड्राइव छोड़ा है अपनी वहां पे गलती से, भैया जल्दी जल्दी प्रिंट निकाल दो, बहुत जल्दी है, असाइनमेंट देना कॉलेज का, तुमने पेन ड्राइव छोड़ दी, पेन ड्राइव उसकी हो गई। तो जिसके तुमने सामान छोड़ा, क्या वो सामान उसका हो जाना चाहिए इंसानियत के नाते भी? तो जज साहब ने ये बोला, जज साहब ने बोला अगर कोई बंदा तुम्हारा सामान वहां छोड़ गया तो क्या वो फ्री में छोड़ गया, तुम्हें गिफ्ट दे गया? तो जज साहब ने कहा किसी का सामान किसी के यहां पे छोड़ जाना इज नॉट अ गिफ्ट, वो फ्री नहीं है। दिवाली पे अंकल जी आए, उन्होंने तुम्हें एक डब्बा दिया, 5 डब्बे तुम्हारे रख के चले गए, सामने दे आता हूं, तुमने 5 के 5 खोल लिए, तो सारे सेम है अंकल जी, तो उनके डब्बे खोल लोगे? बताना, खोल लोगे क्या? अगर खोल लिए तो क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते मेरे क्यों छोड़ गया, पापा अलग से कूटेंगे, अबे छोड़ के तो तूने खोल क्यों लिए, है कि नहीं बात? तो भैया इसे बोलते हैं राइट टू रिकवर फॉर ग्रेशियस का मतलब तुम बताओगे, और नॉन का मतलब नॉट फ्री। एक बंदा जो एक काम करता है जो फ्री में नहीं करता कोई भी, और आपसे वो काम गलती से हो गया, तो जिसके यहां वो काम हुआ है वो उसको लौटाना पड़ेगा। जैसे कि आप दोस्त के यहां गए, क्या आपने उसे गिफ्ट दिया कि केक रख ले, गोलगप्पे रख ले? नहीं ना, ये काम क्या था? नॉन ग्रेशियस, नॉट फ्री था। उसने उसका मजा ले लिया तो क्या होगा? तो अगर तुम अपना लैपटॉप, मोबाइल, बॉटल यहां छोड़ गए तो क्या ये फ्री काम था? ये कैसा काम माना गया लॉ की नजरों में? नॉन ग्रेशियस। तो नॉन ग्रेशियस काम आपने किया तो वो लौटाना पड़ेगा। ये लिखी बात, समझना ध्यान से। एक वर्ड, पहला पॉइंट, 3 कंडीशन। एक बंदे ने काम जो किया वो लॉफुली, यानी कोई इलीगल काम नहीं किया, ड्रग्स तो छोड़ के तुम्हारे घर पे, है कि नहीं बात? दूसरी बात, जो उसने काम किया, सबसे खतरनाक वर्ड जो तुम्हें खुद नोट्स में हाईलाइट करके दे रखा है, उसकी इंटेंशन फ्री में नहीं थी करने की। अगर तुम यहां पर पेन ड्राइव छोड़ गए, लैपटॉप छोड़ गए, कैलकुलेटर छोड़ गए, मोबाइल छोड़ गए गलती से, तो तुम्हारी इंटेंशन फ्री में छोड़ना नहीं था कि सर के लिए छोड़ देता हूं। तीसरी बात, जिसके यहां पे छोड़ गए उसने क्या ले लिया? उसने मजा ले लिया, उसका केक काट लिया, है कि नहीं बात? कैलकुलेटर आया, बेच दिया कहीं, है ना? तुम छोड़ गए, दूसरा बच्चा कहने लगा कि मेरा कैलकुलेटर खो गया, है ना? और उसे मैम बोलने लगी ले मुझसे ले ले आधे दाम में, 100 रुपए में, है कि नहीं बात? तुम्हारे कैलकुलेटर बेच दिया, तो दूसरे ने उसको क्या कर लिया सर? उसे एंजॉय कर लिया, उसका बेनिफिट उठा लिया। अगर ये तीनों बातें एक साथ हैं और तीनों बातें आपने कोर्ट में पूरी कर दी कि मैंने जो काम किया है वो इलीगल नहीं है, लीगल है, मैंने जो काम किया वो फ्री में नहीं किया, मैंने किसी के घर पे मैं सामान खाने पीने का फ्री में नहीं छोड़ गया, और तीसरी बात, तीसरे बंदे ने जिसके यहां सामान छोड़ा है उसने उसका बेनिफिट उठा लिया, तो क्या करना पड़ेगा सर? एग्जाम्पल सेम है भैया, पढ़ के देख लो, एग्जाम्पल भी सेम लिखा है, इसलिए फिर केस पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ो। केक कहां छोड़ा है आप? फ्री में छोड़ के, गिफ्ट दे के, गलती से छूट गया। मटका ने क्या किया? केक कटेगा सब में बटेगा, कहावत लगाई और हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? एग्जाम के लिए केस लॉ ये वाला याद रखना है, श्यामला वर्सेस स्टेट ऑफ, ये लो भैया हमारे प्रदेश में ही आ गया अब तो केस, वाह मजा आ गया सर। मोगली है, मोगली भैया, मोगली को सब जानते हैं, जंगल जंगल बात चली, पता चला है ना? अब देखो सर, मोगली गवर्नमेंट जॉब करता था भैया,
उसे रिटायर होने का समय आ चुका था। सुनना ध्यान से, वो पता कोर्ट से क्या ले आया? अब तुम बताओ इंजंक्शन क्या है? किस बात का स्टे ऑर्डर लिया? नौकरी नहीं छोड़ूंगा, है ना, आई विल नॉट रिटायर, मैं रिटायर नहीं होऊंगा भैया। यानी मोगली को लगता है उसका रिटायरमेंट का वक्त नहीं आया, लेकिन सरकार को क्या लगता है? उसका रिटायरमेंट का समय आ चुका है। अगर रिटायरमेंट का समय आ चुका है और मोगली कह रहे रिटायरमेंट का वक्त नहीं आया, तो स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या है? अभी इस पे क्या करो, रोक लगा दो जब तक कि फैसला ना हो जाए। कोर्ट ने रोक लगा दी। अब जब तक कोर्ट रोक लगाएगा, मोगली घर बैठेगा, ऑफिस जाएगा? नहीं, ऑफिस जाएगा, क्योंकि रिटायर नहीं हुआ ना वो। अब कोई आदमी रिटायर नहीं हुआ तो कहां जाना पड़ेगा उसे? छुट्टी पे थोड़ी है। अब वो काम पे गया, क्योंकि वो स्टे ऑर्डर लिया है कि मैं रिटायर नहीं हूं, तो वो कहां पे गया सर? काम पे गया। सरकार उसे सैलरी तो देती रही। अभी वो होता है एक बंदा ऑफिस आ रहा है, सैलरी देनी पड़ेगी। सरकार सैलरी तो देती रही, लेकिन उससे कोई काम नहीं लिया। सबसे खतरनाक वर्ड जो मैंने खुद आपको हाईलाइट कर रखा है, गवर्नमेंट पेड द सैलरी। सरकार सैलरी पे कर रही है हर महीना, कि जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता हमारी लड़ाई का, और तू स्टे ऑर्डर लिया, तो स्टे का मतलब क्या? रिटायर नहीं कर रहे तुझे, तो भैया तू ऑफिस आ रहा है, घर से आ रहा है, ऑफिस में बैठ रहा है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जाए, सैलरी तो नहीं बनती है। लेकिन गवर्नमेंट को इतना गुस्सा था, गवर्नमेंट ने उससे कोई काम नहीं कराया। गवर्नमेंट ने बोला आ, फ्री में बैठ, फ्री में खा, फ्री में सैलरी ले, काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से तू क्या है? रिटायर है। तेरे हिसाब से तू रिटायर नहीं है, तू स्टे ऑर्डर लिया है। जब तक स्टे ऑर्डर कब हटेगा? जब उसका फैसला हो जाएगा। तो जब तक भैया फैसला ना हो, सैलरी लेता रहे। बाद में भैया जब गवर्नमेंट ने केस किया, तो वहां पर केस किस फेवर में गया? यानी सरकार केस जीत गई। सुनने ध्यान से, सरकार केस जीत गई। बहुत ही पेचीदा केस है, ध्यान से सुन लो, होश में। सरकार जब केस जीत गई, तो सरकार ने केस जीतते ही ये बोला, केस जीतने का मतलब क्या है? मोगली हैज टू, कि मोगली रिटायर है, यानी हम ठीक थे, हम मोगली को रिटायर मान चुके थे और मोगली रिटायर हो चुका था। अगर मोगली रिटायर हो चुका था उस डेट पर, जब हमने बोला था इस डेट से तू रिटायर है, उसके बाद से वो ऑफिस आके सैलरी खा रहा है, तो उससे बोलो सैलरी निकाले, वापस कर दे सारी सैलरी। मोगली कह रहा वापस कैसे कर दूं? मैं तो घर लेता, आटा दाल चावल भी लेता था, घर पे खर्च कर दिया मैंने तो सरकार कोर्ट में कह रही हमें इससे मतलब नहीं है, खर्च कर दिए नहीं कर दिए, अपनी सेविंग से दे, घर बार बेच के दे, सरकारी सैलरी रिफंड करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर एक बंदा मान लो 31 दिसंबर को रिटायर हो गया, उसके बाद तुम्हें पेमेंट मिलती जा रही है, तुम रिटायर तो 31 दिसंबर को हो गए ना, तो हम तो तुम्हें रिटायर मान के, है ना, पेमेंट देते नहीं, लेकिन तेरे स्टे ऑर्डर के चक्कर में हमें क्या देनी पड़ी? पेमेंट देनी पड़ी, और उस पेमेंट को भाई रिफंड कर, क्योंकि तू रिटायर हो चुका, और रिटायरमेंट के बाद किसी को सैलरी नहीं मिलती। सैलरी इज नॉट अलाउड आफ्टर रिटायरमेंट, देयरफॉर यू हैव टू रिटर्न द अमाउंट। हाँ, कोर्ट ने उन दोनों का फैसला, स्टे ऑर्डर का मतलब फैसला नहीं होता, स्टे ऑर्डर का मतलब होता रोक लगा दी। हाँ, कि रोक लगा दी, जब तक इस डिस्प्यूट सॉल्व ना हो जाए, जब तक डिस्प्यूट सॉल्व ना हो जाए तब तक इसको छेड़ेंगे नहीं। जैसे घर वाला बताया, जमीन का केस, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, जमीन मेरी, पापा मुझे दे गए थे, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। कोर्ट कह रहा है स्टे लगा दो कि जमीन पे कोई घर नहीं बनाएगा, कोई बिजनेस नहीं चलाएगा। जब तक स्टे ऑर्डर लगा दो, जब तक भाई आपस में क्या ना कर ले, बंटवारा या फैसला ना कर ले। तो स्टे ऑर्डर मतलब सिर्फ रोक लगा देना, बस, और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, पैसे वापस देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, ठीक है। जज ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला एज पर सेक्शन 70 जो गवर्नमेंट ने आपको सैलरी पे की है दैट वाज नॉट फ्री। जो गवर्नमेंट ने आपको पे करी है वो फ्री नहीं थी, वो फ्री नहीं थी। सबसे मजेदार चीज क्या है? ये जो मैंने हाईलाइट किया, फ्री क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको सरकार फ्री में तो पैसे दे रही है। जब आपसे सरकार काम नहीं ले रही और आपको पैसे दे रही है, तो वो पैसे कैसे हुए? फ्री। और फ्री बोले तो नॉन ग्रेशियस। तो अगर आपको कोई पेमेंट नॉन ग्रेशियस मिली है, फ्री पेमेंट मिली है, तो वो पेमेंट आपको लौटानी पड़ेगी एज पर सेक्शन 70। तो वन ऑफ द ट्रिकी केस था ये। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ, नॉट फ्री, नॉन ग्रेशियस मतलब, ग्रेशियस मतलब फ्री और नॉन ग्रेशियस मतलब नॉट फ्री। यानी कि जो सरकार ने आपको पैसे दिए, हाँ दोबारा सुन लो, जो सरकार ने आपको पैसे दिए, सही शब्दों में, वो फ्री में नहीं दिए थे।
वो काम कराने के बदले देने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने आपसे काम नहीं कराया, है ना। तो सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट वाज नॉन ग्रेशियस। जो सैलरी गवर्नमेंट ने आपको दी वो फ्री में नहीं थी। और कोई भी चीज अगर आपको फ्री में मिल रही है तो आपको वो लौटानी पड़ेगी। केक घर में था, फ्री में मिला, लौटाना पड़ेगा। बात समझ में आई? मटका वाला केस। नॉट फ्री होगा तब लौटाना पड़ेगा। हाँ, मतलब नॉट फ्री नहीं था तो आपको लौटाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं फ्री नहीं था, फ्री नहीं था ना, लौटाना पड़ेगा। सैलरी जो गवर्नमेंट मोगली को दे रही है वो फ्री नहीं थी, उसे फ्री मत मानना। तो जो फ्री नहीं थी वो आपको लौटाना पड़ेगा। यहां फ्री का मतलब पता है क्या है? गिफ्ट। फ्री का मतलब क्या है? जो चीज आपने किसी को गिफ्ट नहीं दी वो आपको लौटानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा मजेदार केस आया, बड़ा पेचीदा केस आया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सरकार सैलरी पे कर रही है लेकिन उससे कोई काम नहीं ले रही। तो आपको कोई भी चीज गिफ्ट अगर मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो गिफ्ट नहीं है, नॉन ग्रेशियस, नॉट फ्री है, तो आपको लौटाना पड़ेगा। सरकार ने क्या प्रूफ किया कि हमने जो सैलरी दी वो फ्री में नहीं बांटी इसे, है कि नहीं बात? तो इसने फ्री जो मान ली है वो फ्री नहीं है, नॉन ग्रेशियस है, नॉट फ्री है, तो पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो सरकार ने यही बोला, मोगली वॉज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेटमेंट। जो रीइंस्टेटमेंट मतलब जिस टाइम पे वो ऑफिस जाता था और उसको पैसे मिलते थे, उस टाइम के लिए जो सैलरी पे की है वो लौटानी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया वो नॉन ग्रेशियस एक्ट था, फ्री नहीं था। तो फिर तो कंसिडरेशन प्रॉपर है। नहीं, तो कोर्ट फैसला करेगा ना, तभी तो सरकार ने उससे काम नहीं कराया, क्योंकि सरकार को पता था कि वो क्या है सर, रिटायर हो चुका है। अच्छा ये बताओ, अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है, वो कह रहा है कि सर वो ऑफिस जा रहा है और काम भी कर रहा है, अगर काम भी करता तो कंसिडरेशन हो गया ना। यहां देखो, अगर काम नहीं किया तो एक लॉ ये भी तो लग गया, कोई कंसिडरेशन भी तो नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है पैसे खाता रहे, तो उससे काम नहीं कराएंगे यानी कंसिडरेशन नहीं लेंगे, है कि नहीं बात? तो जज साहब ने बोला पैसे लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये था कौन था सर? सेक्शन 70। सेक्शन 70 की हेडिंग क्या है? राइट टू रिकवर फॉर नॉन कैश। 69 हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया और 70 हो गया। आज से बहुत साल पहले भैया एक गाना आया ये वाला, बजाया, बहुत दिन हो गया, गाना सुना नहीं। आवाज क्यों नहीं आ रही? कहां से बंद कर रखे हमने? अरे भैया रे, कानूनी तौर पर आगे क्या था? हाँ, तुम जो आए जिंदगी में, वो ग्रुप में सुन लेंगे गाना, पाया मैंने पाया तुम्हें ना। अब भैया जब मैंने ये लॉ के हिसाब से गाना सुना, क्योंकि मैं तो जब पिक्चर देखने जाता हूँ अपनी डायरी लेके जाता हूँ, हाँ वहीं नोट कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये लॉ गलत दिखाया है। तो मैंने अपने अगल बगल में बैठे हुए लोगों को, दोस्तों को, घर वालों को ही, मम्मी गलत गाना है, मम्मी कह रही गलत गाना किस बात का है ना? मेरी मम्मी तो लॉयर है खुद, है ना। मैंने कहा मम्मी आप तो समझ सकती हो इसलिए आपसे कह रहा हूँ गलत गाना है। मम्मी कह रही क्यों गलत गाना है? मम्मी ये गा रही है, पाया मैंने पाया तुम्हें, अपना बनाया तुम्हें, होठों पे सजाया नग में, ऐसे कुछ गा रही है ना। पाया मैंने पाया तुम्हें, यानी कि अगर कोई किसी को पाले तो अगर, हाँ तो वो उसकी हो गए। मतलब कंगना ने सुल्तान भाई है ना, हाँ सुल्तान भाई, तो ये कंगना कह रही है भैया पाया मैंने पाया, सुल्तान भाई उसके हो गए। सुल्तान भाई कह रहे हैं तुम जो आए जिंदगी में वाट लग गई, है कि नहीं बात? ठीक है, पाया मैंने पाया तुम्हें, तो भैया जिसको पाया उसको हो जाता है, गाने के हिसाब से हो जाता होगा, लेकिन कानून के हिसाब से नहीं होता। तो गाना एकदम क्या है? गाना वॉइड है, जे गाना वॉइड है बिल्कुल। पाया मैंने पाया तुम्हें बिल्कुल गलत गाना है, क्योंकि मैं प्रूफ कर दूंगा विद सेक्शन, एज पर सेक्शन 71 पाया मैंने पाया तुम्हें इज अ वेरी
वॉइड सॉन्ग, बहुत ही गलत गाना है, क्योंकि जिसको पाया उसका, नहीं होता। जिसको पाया भैया उसका सच में नहीं होता, ठीक है ना, राइट। लेकिन बड़ी बड़ी दुख की खबर है सर। दुख की खबर क्या है? दुख की खबर यह है कि पूरी दुनिया, हमारी दुनिया में लोग, जिसमें तुम भी आते हो, मैं भी आता हूं, कि जिसको कोई सामान अगर पाया मिल जाए तो वो उससे अपना ही मान लेता है। अरे 10 का नोट अपना है, मेरा ही गिरा था, है कि नहीं बात? किसी का कैलकुलेटर गिरा मिल गया, और इस भाई को किसी का मास्क गिरा मिल गया, मेरा ही गिर गया, वह कौन पहनता है कि नहीं बात? तो इसने वो मास्क ही किसका कर लिया? अपना, ये पहनता है ना, तो लड़ रहे हैं आपस में, मेरा है, पता लगा वो किसी और का था। तो हमारे देश में क्या, दुनिया में लोग यही मानते हैं जिसको पाया उसका हो जाता है। लेकिन कानून ने कुछ खतरनाक बातें बताई हैं। कानून ने कहा भाई पहला सिंपल लॉ तो ये मानो, पाया मैंने पाया तुम बिल्कुल गलत है, जिसको पाता है सामान वो उसका नहीं होता। जिसको पाया सामान उसे पता क्या बोलते हैं? फाइंडर ऑफ धारा। धारा मुन्ना इधर ध्यान देंगे, धारा 71 पे, पाया मैंने पाया तुम्हें, जिसको पाया, पहले तो अपनी बुक में ही लिख लो, जिसको पाया उसका, बेसिक लॉ समझ लो, जिसको पाया उसका नहीं होता। गलत गाना है बिल्कुल, जिसको पाया उसका नहीं होता। सर अगर आपको अगर कोई सामान पाया, मान लो तुम्हारी बात करता हूं, तुम्हें अगर कोई सामान पाया तो वैसे तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है खोया पाया विभाग में, खोया पाया लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे तुम्हें जमा करना चाहिए, यानी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, खोया पाया विभाग में जमा होना चाहिए। लेकिन तुमने उसे अपना बनाने की कोशिश कर ली, तो लॉ कहता है जिसको पाता है वो पता कौन होता है? तुम कहलाए जाओगे बेली। क्या कहलाए जाओगे? अब बेली मैंने पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, सुनने जाने, बेली कौन होता है? बेली वो होता है जिसको आप अपना सामान यूज करने के लिए दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही पुराना दे रहा हूं ताकि याद आ जाए, स्कूटी। तुमने अपनी स्कूटी अपने दोस्त को दे दी, तुम कोचिंग में बैठे हो, दोस्त कह रहा है यही जा रहा हूं कोने तक, कोने तक जा रहा हूं, कोने तक। अब उससे वो तो ये सुन ले भाई, सुन ले, वो तो बोलेगा कोने तक जा रहा हूं, 1 घंटे से बस कोने से आया नहीं। तुमने फोन किया, भाई तू तो कह रहा कोने तक जा रहा हूं, यहीं तक, कोने तक कहां पे है? मैं दिल्ली कोने पे हूं। वो बेचारा दिल्ली कोने पहुंच गया, है कि नहीं बात? अब सबसे पहली बात, जज साहब ने क्या बोला? बेली की कुछ जिम्मेदारी बताई। क्या बताई? बेली की कुछ जिम्मेदारी बताई, ठीक है। अब वो बेचारा दिल्ली बॉर्डर कोने पहुंच गया, उसको इतनी गर्मी लग रही थी, तुमने फोन किया, भाई कहां पे? मेट्रो में। स्कूटी वहां खड़ी आईबीटी पे, वहीं छोड़ दी चाबी लगा के, है कि नहीं बात? सुन, वहीं से निकाल लियो, वहीं से ले लियो, गर्मी बहुत लग रही थी भाई, मेट्रो में ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, मेट्रो से आ रहा हूं। जो दोस्त तुम्हारी स्कूटी लेके, क्या वो ये काम करेगा? हाँ, का दोस्त तो करेगा, लेकिन क्या लॉफुली ये काम अलाउड है? तो जज साहब ने ये बोला, जज साहब ने बोला बेली की पहली जिम्मेदारी, टेक प्रॉपर केयर, है कि नहीं बात? बेली की पहली की जिम्मेदारी सर, हाँ, टेक प्रॉपर केयर करेगा सर। दूसरी बात है ना, दूसरी बात बेली की दूसरी जिम्मेदारी, जब वो तुम्हारे पास मान लो वापस लेके आया, उसकी हेडलाइट फूटी हुई थी, पीछे टेल लाइट भी फूटी हुई थी, तुमने पूछा भाई ये कैसे फोड़ लाया? जब ब्रेक लगाने का मन नहीं कर, दीवारें मार के रोक दी। भूल गए बचपन में साइकिल भी तो ऐसे रोकते थे, या तो चप्पल रगड़ दी थी। भाई बच्चों में साइकिल में किसी के ब्रेक हुए हैं? मेरी साइकिल में भी नहीं थे, और बचपन में तुम्हारी साइकिल में भी नहीं होते थे। घंटी तो छोड़ो, घंटी तो कोई निकाल लेता था पहले दिन ही साइकिल स्टैंड से। नई साइकिल आई, नई घंटी है, सबसे पहले क्या होती थी? घंटी गायब हो जाती थी, वो भी कहां से? साइकिल स्टैंड से। पहला शक साइकिल स्टैंड के चौकीदार सर भैया पे ही जाता था। अब सुनो ध्यान से भैया, तुमने कहा भाई ये हेडलाइट कैसे फूट गई? भाई मन नहीं करता ब्रेक मारने का, बचपन की यादें ताजा होने वाली थी, मैंने दीवारें मार के रोक दी, भट्ट मारी डूबी। बचपन में क्या होता था? चप्पल रगड़ के साइकिल रोकते थे, दीवारें मार के। अब ये बताओ, प्रॉपर टेक केयर करी नहीं करी? प्रॉपर टेक केयर, सुन नहीं रहा बात, प्रॉपर टेक केयर करी नहीं करी? अगर प्रॉपर टेक केयर नहीं करी तो बेली क्या करेगा? बेली तुम्हें करना पड़ेगा, एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे, जो तुमने नुकसान पहुंचाया है सामने वाले के सामान को। दूसरा, जिस काम के लिए ले गया, जज साहब ने दूसरी ड्यूटी क्या बनाई? देयर शुड बी नो पर्सनल यूज।
कोई भी पर्सनल यूज नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी नो पर्सनल यूज, नो इलीगल यूज। पता लगा स्कूटी तुम्हारी है, ड्रग्स बेचता हुआ पकड़ा गया, है कि नहीं बात, राइट, और तुम्हारी स्कूटी वहीं छोड़ के भाग गया। अब ट्रैफिक पुलिस वालों ने क्या किया, तुम्हारा नंबर निकाल लिया, भैया तुम्हारी स्कूटी पे, स्कूटी की डिग्गी में ड्रग्स पाए गए हैं। पता लगा स्कूटी तुम्हारी, बेचारे दोस्त पकड़ा गया, पिट तुम रहे हो। अब बताओ, तुमसे पूछो जरा, बता और कहां और कौन कौन तेरा साथी है, तुमने कहा मुझे खुद नहीं पता, अब बताओ तुम पिट रहे हो। सही बात है गलत बात है? तो जज साहब ने बोला बेली कोई इलीगल इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई पर्सनल इस्तेमाल नहीं करेगा, जिस काम के लिए लिया गया है सिर्फ वो इस्तेमाल होगा। तीसरी बात, अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई इलीगल काम नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, तुम दोस्त का इंतजार कर रहे हो, 2:30 से 3 बज गए, 3 से 4 बज गए, रात हो गई, 9 बजे कोचिंग बंद हो गई, भाई मैं नीचे बैठा हूं पेड़ के नीचे, बाल पर आंटी ना आ जाए मिलने, है नहीं बात, बहुत दिन से इंतजार कर रहे भाई, मुझे डर लग रहा है, तू जल्दी आ जा, 11-12 बज गए, दोस्त ही नहीं आ रहा। तुम फोन करे, कह रहे भाई क्या, कहां रह गया था, भाई गिर गया था, लग गई, कहां गिर गया था, घर गया था, बिस्तर पे गिर गया था, आग लग गई, सुबह आऊंगा, है कि नहीं बात? तो क्या बता वो तुम्हारे सामान लौटाएगा नहीं लौटाएगा? तो बेली की तीसरी ड्यूटी क्या बनती है, रिस्टोर द, जो भी आपने लिया है, टू ट्रू ओनर, ट्रू ओनर को रिस्टोर करना है। यानी फाइंडर ऑफ गुड्स को क्या बोला गया, फाइंडर ऑफ गुड्स को बेली बोला गया। तो इसका मतलब ये तीनों ड्यूटी किसकी बनती है? नहीं, फाइंडर ऑफ, यानी जिसको सामान पाया उसकी 3 ड्यूटी इनडायरेक्टली। आप सुन लो ध्यान से, जिसको सामान पाया उसकी वो क्या करेगा, बोलो, खड़े हो तुम, सुन नहीं रहे बात मेरी, तो वो आंसर क्यों नहीं दे रहा, बताओ। जिसको गुड्स पाया वो दूसरा काम क्या करेगा, और जिसको गुड्स पाया उसे क्या करना है, किसको? ये तो बहुत ही भयंकर जिम्मेदारी नहीं हो गई, है कि नहीं बात? अब सुनो ध्यान से, तुम बहुत ईमानदार निकले, तुम एक शादी में या एंगेजमेंट में गए, तुम्हें अंगूठी पाई, एंगेजमेंट सेरेमनी की अंगूठी जिम में रख लोगे, चलो भैया अंगूठी का तो इंतजाम हो गया, पापा लड़की ढूंढ लो, अंगूठी मैं ला रहा हूं, तो अंगूठी तुम्हारी होगी तो शादी तुम कर लोगे क्या, बताओ? पापा कह रहे कहां पे पापा, अंगूठी मिल गई, क्या रह गया, लड़की रह गई बस, है कि नहीं बात? लड़की कह रही पापा अंगूठी मिल गई, क्या रह गया, लड़का रह गया बस। तो बताओ, जिसकी शादी उसकी शादी में ढूंढ दो बेचारे की, जिसकी एंगेजमेंट है वो कह रहा है ले भाई ये ले अंगूठी खो गई मेरी। तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है, यार शादी में आयो, दावत खा लो यार, शादी करवा दो उसकी बेचारे की। अंगूठी गलती से गिरी मिली तो तुम उसकी प्रॉपर टेक केयर करने के साथ साथ क्या करोगे, रिस्टोर करो। अच्छा सुनो ध्यान से, तुम्हें अंगूठी मिली एक दिन के लिए, मान लो आज गिरी मिल गई, और उसकी शादी कब थी, कल थी, मोहल्ले में खबर फैल गई भैया लड़की की अंगूठी हो गई, अंगूठी खो गई, अंगूठी खो गई। लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान थे, तुम्हें अंगूठी की केयर करने के लिए, मान लो विराट कोहली की अंगूठी थी, जो उसके सर्व को पहनाई होगी, उसने 2 करोड़ की 5 करोड़ की, है ना, वो अंगूठी की कीमत थी मान लो 5 करोड़, कितनी थी? तुमने उस अंगूठी की केयर करने के लिए कोई अंगूठी चुरा ना ले, किसी को पता लग जाए कि यहां गिरी थी, किसी ने सीसीटीवी कैमरे में ना देख लिया, मैंने उठा ली, कोई मेरे पीछे ना लग जाए, अंगूठी ना चुरा ले। तुमने भैया अंगूठी की सेफ्टी के लिए चौकीदार बुला लिया कि एक दिन मैं अपने घर के बाहर चौकीदार रखूंगा सेफ्टी के लिए। तुमने उसके लिए एक लॉकर भी खरीद लिया, खतरनाक लॉकर, है ना, जिसे हॉलीवुड की फिल्म वाले भी नहीं तोड़ पाते, है कि नहीं बात? इटालियन जॉब वाला लॉकर जो किसी से नहीं टूटा था एंड में, ठीक है। अब तुमने सोचा भैया इटालियन जॉब का लॉकर मंगा लिया है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉकर आया 10 लाख का, चौकीदार भी आया बिल्कुल बाउंसर टाइप का, द रॉक को बुलाया तुमने चौकीदार, द रॉक ने ले लिए भैया 5 लाख रुपए एक रात को बाहर बैठने के लिए। तुमने भैया अंगूठी की सेफ्टी के लिए 15 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता था अंगूठी 5 करोड़ की है। अंगूठी का मालिक को तुम आया तुम्हारे पास, तुमने फोन किया, अंगूठी मेरे पास है, सुबह आ जाना 10 बजे। वो खुश हो गया, भैया मेरी शिकायत थी भैया, 5 करोड़ का बहुत बड़ा गम था मेरे साथ, है ना, बहुत ही मुश्किल से चूज करके ली थी अंगूठी, भैया जल्दी आ जाओ। अब वो आ गया, तुम कह रहे हो अंगूठी दूंगा 15 लाख निकाल, तुमने कहा लॉकर भी ले ले, लॉकर लिया 10 लाख का, चौकीदार बुलाया 5 लाख का, पैसे निकाल, देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। जज साहब ने बोला अगर ट्रू ओनर उसकी कस्टडी के लिए, आपके सामान की कस्टडी के लिए जो भी एक्सपेंस करेगा, तो वो खर्चा
आप ट्रू ओनर से रिकवर कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, पर उससे रिलेटेड खर्चे जो आपने किए वो आप रिकवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन पैसा आप, लेकिन प्रोडक्ट तो आपको लौटाना पड़ेगा, है ना? तो वो बहुत ही बेचारा दिल से ईमानदार होगा जिसने 5 करोड़ की अंगूठी क्या करी। लॉ में लिखी है बातें, इसका प्रैक्टिकली किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बातें सिर्फ कैसी होती है, कुछ बातें किताबी होती हैं जिनका जिंदगी से कोई लेना देना। ये वही बात है कि लॉ में लिख दी दुनिया भर की बातें कि जिसको पाया है उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जीवन में प्रैक्टिकल जिंदगी में कोई, प्रैक्टिकल जिंदगी में हम गाना ही गाते हैं, पाया मैंने पाया तुझे अपना बनाया तुझे। प्रैक्टिकल जिंदगी में हम गाना गाते हैं, पाया मैंने पाया तुझे अपना बनाया तुझे। लेकिन भैया मेरा फर्ज है तुम्हें लॉ पढ़ाना कि लॉ के हिसाब से भैया देखो जज साहब जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा। ये लिखी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, पर्सन जिसको सामान मिला है, जिसकी कस्टडी में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी? कैसी होगी? बेली जैसी। बेली की ड्यूटी मैंने तुम्हें लिखवा दी नीचे, ठीक है? पहली ड्यूटी बेली की क्या है सर? रियल ओनर को ढूंढने की पूरी दिलो जान से कोशिश करे, और जिसको पाता है वो अपना बना लेता है गुड्स को, और बाद में अगर वो पकड़ा जाए तो पता क्या बोलता है? मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, मैंने उठाया, अरे भैया कोई है, अरे किसी का 2000 का नोट गिरा पड़ा है, कोई है भैया, कोई है? मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, है ना? मैंने कानून का क्या किया सर? और क्योंकि वो आपको सामान मिला, उसकी टेक केयर तो आप करेंगे ही करेंगे एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस पुराना वर्ड है तुम्हारे लिए। एक आम आदमी अपने सामान की जैसे सुरक्षा करता है, एक आम आदमी अपनी गोल्ड की, अपनी रिंग की, अपने वैल्यूएबल चीजों की जैसे सुरक्षा करता है, ऐसे आपने उसकी सुरक्षा की हो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में। केस आया बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार केस, सुनना ध्यान से। केस पढ़ते हैं, सॉल्यूशन मैं छुपा लेता हूं, नोट से मत देखना भगवान के लिए, कसम है मां भवानी की, इधर ध्यान दो। एच मतलब हॉलर, हॉलिंस है ना? एच ने एक डायमंड रिंग्स उठाई, कहां से? फ्लोर पे से, और उसने वो किसको दे दी? एफ को। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक्सपेक्टेड केस है। पहले कहानी सुनो क्या है। एच को अंगूठी मिली, किसको दे दी? एफ को दे दी। लॉ में पता क्या लिखा है? लॉ में लिखा है अगर रीजनेबल समय तक रियल ओनर नहीं मिले, है ना, तो जिसको सामान पाया है वो उसे क्या कर सकता है? यूज कर सकता है, यानी कि सेल कर सकता है। और अगर किसी बंदे को पेरिशेबल नेचर का सामान मिला है, पेरिशेबल मतलब जैसे कि तुम्हें मिल गए, केक मिल गया, ब्रेड मिल गई, है कि नहीं बात? जूस का पैकेट कहीं गिरा मिल गया, उसकी एक्सपायरी डेट मान लो अगले महीने, है ना? अब तुम्हें लग रहा है भाई किसका पैकेट दे दिया, वो मांगने जरूर, अब तुम्हें लगा जूस का पैकेट है, कोई मांगने नहीं आया, रीजनेबल समय तक, है ना? तुम्हें 1 महीने तक कोई मांगने नहीं आया, पता लगा 2-3 दिन बाद उसकी एक्सपायरी है, तो तुम क्या करोगे? या तो तुम उसे सटक लो, घटाघट 1 दिन में पूरा कंटेनर साफ, है कि नहीं बात? ठीक है। या फिर तुम चाहो तो उसे क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। लॉ इस बात की इजाजत देता है, इफ रियल ओनर इज नॉट ट्रेस अप टू द रीजनेबल टाइम, तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसे यूज कर सकता है या बेच सकता है। सुनना ध्यान से। अब एफ ने, अब एच को मिला, किसको दे दिया? एफ को दे दिया। सबसे खतरनाक बात, ट्रू ओनर कुड नॉट बी ट्रेस, जो उसका रियल ओनर था ना वो मिला नहीं। सुनो ध्यान से, आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, एच ने कहा एफ को कि भाई जो तेरे पास अंगूठी रखने का जो खर्चा आया ये पकड़ और अंगूठी मुझे दे। एफ ने अंगूठी देने से क्या कर दिया? मना किया। कह रहा अंगूठी तुझे क्यों दे दूं? तेरी कौन सी अंगूठी है? तुझे भी तो पड़ी मिली थी, और तूने उसकी कस्टडी किसने दे दी? मुझे दे दी। रीजनेबल ओनर, ट्रू ओनर मिला नहीं, तो तुझे क्यों दे दूं? मैंने इसकी टेक केयर करी, मेरे पास है, मेरी हो गई। दोनों में मुक्के बज गए वहीं।
है ना। मुक्केबाजी के बाद को बात कहां तक पहुंची? पुलिस स्टेशन। भैया करोड़ों की अंगूठी हो तो मुक्केबाजी हो जाएगी, कहां तक पहुंची बात? और पुलिस स्टेशन के बाद अंग्रेजों के केस। बताओ इंग्लैंड वालों ने क्या फैसला सुनाया होगा? एच जीतेगा एफ। क्यों? फाइनल वही था। पक्का? लगा लो काटा ऐसा मत बोलना। लगा लो काटा ऐसा नहीं बोल रहा। पढ़ना जरा क्या लिखी बात। F must be- इट वॉज हेल्ड दैट एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच। रीजन बोलो क्या है? इफ ट्रू ओनर इज नॉट फाउंड इन अ रीजनेबल टाइम देन प्रोडक्ट इज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर एच था या एफ था? इसलिए एग्जाम में आता है। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चा टेंशन में कह रहा है मुझे सेक्शन तो याद आ रहा है 71 पाया मैंने, पाया तुझे भी याद आ रहा है, मुझे ये भी याद आ रहा है कि भैया रीजनेबल टाइम तक, समय तक को अगर ट्रू ओनर नहीं मिलता सामान अपना हो जाता है। लेकिन केस क्या आया कोर्ट में कि सामान किसका? कस्टडी का, जो कस्टडी में रख रहा है उसका सामान या फिर फाइंडर का। तो जज साहब ने क्या बोला? फाइंडर का। भैया फाइंडर का। फाउंडर ऑफ गुड्स का सामान होगा एक्सेप्ट ट्रू ओनर। पूरी दुनिया में सामान या तो ट्रू ओनर का होगा और ट्रू ओनर नहीं मिले तो पूरी दुनिया में सामान फाउंडर ऑफ गुड्स का होगा, है ना। अगला केस पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है। अगला केस इधर ध्यान देंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, कॉपी में नहीं स्क्रीन पे देखो, बुक नोट से मत देखो, पढ़ो भैया। बहुत ही दुख की खबर, मंडे को ज्वेलरी गायब। ब्रॉच मतलब ज्वेलरी होती है। ज्वेलरी गायब हो गई डी की और पी की। डी के असिस्टेंट ने फाइंड किया, ड्रॉअर में रख दिया, मंडे को गायब। बताओ रे पुष्पा, ए पुष्पा, मैंने पहले ही बोला भैया तुम फ्लावर बनते जा रहे हो, तुम्हें फायर बनने का, तुम फ्लावर बन रहे हो। वापिस बताओ रीजन, बता दो रीजन। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल हमारे इंदौरी भैया ने बहुत बढ़िया बात बोली। तुम्हें एक प्लेट पोहा जलेबी मेरी तरफ से, दोनों मिलके खाएंगे जलेबी। बिल्कुल सही बात बोली भैया। अभी तो तुम्हें पढ़ाया, नहीं तो तुम नशे में पढ़ते हो यार, बिल्कुल नशे में पढ़ते हो। नोट कर लेते हो तो भी तुम्हें बात समझ में नहीं आती। क्या था सर? है कि नहीं बात? ट्रू ओनर को मंडे को जब ट्रू ओनर आया है, आ रही है या आ रहा है, तो तुम उसे सामान क्यों नहीं दे रहे? पता क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि तुमने मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जज साहब ने ये बोला, जज साहब ने डी या डी का जो है ना जिसको मिला था उससे ये बोला कि भाई अगर ये ज्वेलरी तेरी होती तो भाई तू बता डी, अगर ये ज्वेलरी तेरी होती तो यूं छोड़ के चला जाता अलमारी में यूं खुली, है ना। और मान लो डी के किसी नौकर को मिलती है बात, इंप्लॉय को, उससे पूछा अगर ये सोने की ज्वेलरी तेरी होती तो ड्रॉअर में रख के चला जाता, 5 करोड़ की अंगूठी तो ड्रॉअर में रख के चला जाता, ये बताना। वो बेचारा चुप हो गए। समझ गया ना खामोशी का मतलब क्या था, है ना, कि नहीं सर मैं बहुत प्रॉपर टेक केयर करता, क्योंकि इतनी महंगी ज्वेलरी को कोई भी यूं ही नहीं छोड़ देता, राइट। कहीं ना कहीं ड्रॉअर में तो नहीं छोड़ता, कम से कम भाई लॉकर में तो रख लेता। तो जज साहब ने क्या बोला? डी वॉज हेल्ड लाइबल इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर विच अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मस्ट हैव टेकन। तुम फाइंडर ऑफ गुड्स हो, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारी ड्यूटी है बेली जैसी, और बेली की ड्यूटी क्या है? तो तुमने इस ड्यूटी का पालन नहीं किया, और इस ड्यूटी का पालन नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो पाया। तो तुम एज अ बेली अपनी ड्यूटी भूल गए, इसलिए भैया ज्वेलरी का पैसा तुम्हें लौटाना पड़ेगा। ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनके नाम भी याद रखने, इस केस का नाम याद रखेंगे, हॉलिन्स वर्सेस हॉलर, है ना, इनके नाम याद रखने। और ये वाला दूसरा केस का नाम नहीं, बस के इसका फैक्ट
और डिसीजन आपको याद रखना है, व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस। ठीक है मुन्ना मुन्नी। और आखिरी बात ये आती है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जय वीरू बसंती याद है? याद आगे नहीं आगे? जय वीरू बसंती, जय वीरू बसंती में से जब तीनों जॉइंट प्रोमिसर थे, अगली कहानी सुनो ध्यान से, सिंपल। ठाकुर साहब को गुस्सा आया, ठाकुर साहब ने इंसल्ट करी बसंती की कि तूने बड़जोर भड़काया, बसंती गुस्सा है, बसंती ने पैसे निकाले ठाकुर साहब के। ये फंस गया था, ठाकुर साहब के चरणों में रख दिया, उनकी जेब में। ठाकुर साहब मैं माफी चाहती हूँ, है ना, पैसे ले लो भैया, बहुत गलती होगी तुमसे लोन लेके, तुम तो मेरी क्लाइंट के सामने बेइज्जती कर रहे हो। यही बात ठाकुर साहब पहले बोल चुके थे किसको? तो बसंती किसको देके आ गई? बसंती पे 30K टू ठाकुर साहब। सेम बात वो सुबह सुबह बोल चुके थे वीरू को। वीरू ने भी क्या किया? वीरू को भी गुस्सा आया, वीरू ने भी इधर से पैसे इकट्ठे किए, 30,000 रुपए कट्टे ठाकुर साहब के जेब में रख दिए। वीरू भी ठाकुर साहब कितने दे आया? ठाकुर साहब के मन में आ गया लालच, लोन दिया 30, मिल कितने गए? 60। जब ये बात जय वीरू बसंती आपस में बताई तो तीनों ने कहा यार ठाकुर साहब बड़े लालची टाइप के निकले। अब ठाकुर साहब ने पैसे रिफंड करने से मना कर दिया, जय वीरू बसंती ने केस कर दिया कि लोन का अमाउंट तो छोड़ो, लोन का डबल अमाउंट ले लिया, आप दे नहीं रहे। ठीक है, ठाकुर साहब ने बोला मैं क्यों दूं, मैंने थोड़ी कहा था देने के लिए, तुम आए, तुमने पकड़ा है, मैंने पकड़ लिए, तो लौटाने पड़ेंगे। तो जज साहब ने बोला ये राइट टू रिकवर फ्रॉम द ठाकुर साहब टू whom मनी इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। या तो गलती से, क्योंकि जब बसंती दे आई तो वीरू ने गलती से दे दिया, वीरू दिया है तो बसंती ने गलती से दे दिए, तो ठाकुर साहब को लौटाने पड़ेंगे, या फिर अंडर कोर्शन वाला याद आ गया। सेम बात हमने किस सेक्शन के तहत पढ़ी थी? सेक्शन 16 का इफेक्ट पड़ा था 19A में, सॉरी 19A में नहीं, 19A में तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का था, 19 में उसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था? 15 था कोर्शन, 15 के इफेक्ट में पढ़ा था। और वहां हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 72 भी यही बोलता है, अगर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर किसी को पैसा दिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, धमकी नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसमें था बताओ? अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन बोलो, 16 का असर किसमें था? 19A वाला पेज खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने नोट्स का कौन सा पेज है? पेज नंबर मिल गया पेज? सही से अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्शन है। कोर्शन किसमें है? धमकी, और उसका असर हाँ पेज नंबर 69 पे 3 सेक्शन पढ़ाए थे, 1964, 72 वहां इसलिए पढ़ा है क्योंकि 72 यहां लिखा तो मैंने वहीं डाल दिया ताकि वो बात यही याद हो जाए आपको। अब मुझे बताओ, अगर किसी बंदे ने धमकी दी तो उसका असर यानी सेक्शन 15 अगर लगेगा तो उसका पहला असर था 19 में। 19 क्या बोलता था? याद आ गई बात? फिर दूसरा क्या होता था? रिस्टोर द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। और 72 ने क्या बोला था? पढ़ना, ऑब्लिगेशन ऑफ कौन सी पार्टी? एग्रीड पार्टी है ना, कि पढ़ो हाँ, A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion, repay or return। यानी जिसको धमकी से सामान दिया गया, जिसके ऊपर धमकी लगाई गई है, उसको दिया गया, वो उससे क्या करेगा? रिटर्न करेगी। बात हम पहले पढ़ चुके, सेम कॉन्सेप्ट है। बस यहां पे एक चीज और क्या जोड़ पढ़ा दी मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा, मिस्टेक। अगर गलती से मिस्टेकली आपने किसी को डबल पैसा दे दिया तो जिसको पैसा दिया है वो उसे लौटाना पड़ेगा।
ऐसी कोर्शन में आपने जो भी सामान दिया है सामने वाले को, तो 72 के तहत वो उसको लौटाना पड़ेगा। पढ़ो जरा, कन्हैया लाल क्या कह रहे हैं? अ पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स मेड अंडर मिस्टेक, है ना, टैक्स आपने गलती से भर दिया, तो क्या आप डिपार्टमेंट से वापस रिफंड ले सकते हैं? आप उसे रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो आपका हाउस टैक्स आना था 5, आप ऑनलाइन भर रहे हो, गलती से आपने 2 बार क्लिक कर दिया, तो कई बार डबल पेमेंट हो जाती है ना। अब यार 2 बार चला गया, तो है कि नहीं बात, राइट? तो भैया अगर आपकी 2 बार पेमेंट हो गई है तो आप उस डिपार्टमेंट से क्या कर सकते हैं सर? हाँ, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। हाँ, एडवांस टैक्स में भी ऐसी होता है कि आपने अगर ज्यादा पैसा पे कर दिया है और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है, तो आप वहां से रिफंड, आपको अब तो ऑनलाइन सिस्टम में रिफंड ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मजेदार केस पता क्या आया? मजेदार केस आया, पहले जयवीरू पढ़ लो, देखो क्या लिखी है बात। वीरू ने क्या किया? तो ठाकुर को रिपे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? सिमिलरली अगर आपने कोई भी पैसा धमकी से दे, धमकी के थ्रू हुआ है, ठीक है, इज ऑल्सो रिकवरेबल। और सुनना ध्यान से, धमकी को थोड़ा क्या एक्सटेंड किया। कोर्शन का मतलब क्या है? एक्सटॉर्शन, यानी कि मेंटल प्रेशर, है ना, वसूली करना एक तरीके से, ये सब इसी में है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये बड़ा मजेदार केस आया भाई, जो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, त्रिकमदास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वैसे देखो अंकल जी गलती तो थी, टी भाई साहब बिना टिकट के ट्रेवल करते, टिकट चेकर ने कहा 5 रुपया निकाल पेनल्टी, राइट। और टी फाइल सूट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन फॉर रिकवर द ग्राउंड दैट, और साथ में बताता हूं क्या हुआ, 5 रुपए निकाल एज अ पेनल्टी, वरना मैं ट्रेन में से फेंक दूंगा तुझे। ये बातें बोली, चलती ट्रेन में फेंक दूंगा तुझे मैं, पैसे निकाल, ये बोला गया। अब टी ने बाद में केस किया कि भैया मुझे डरा धमकाकर पेनल्टी, भाई पेनल्टी आप मुझसे ले लो, जो चालान बनता है वो तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन चालान देते टाइम पे मेरे ऊपर कोर्शन का इस्तेमाल किया गया कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो ट्रेन से फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब बताओ, तो जज साहब ने बोला क्या ये कोर्शन था, नहीं था? तो जज साहब ने बोला इट वॉज एक्सटॉर्टेड ऑफ मिस्टर टी, सूट वॉज डिक्री इन हिज फेवर। तो टी के फेवर में केस चला गया और उन्होंने बोला कि नॉर्मल चालान होगा, धमकी का पैसा रिफंड करो, धमकी से जो ली है ना चीजें वो रिफंड करना पड़ेगा। डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का फैसला, ठीक है, डिक्री ऑफ कोर्ट, कोर्ट का फैसला। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? 72 ये कहता है कि धमकी, एक्सटॉर्शन और ऑपरेशन ही धमकी में ही आते हैं, समझ में ना बात? यानी धमकी के सिनोनिम बनाए गए ऑपरेशन, एक्सटॉर्शन, और केस एग्जाम में एक्सटॉर्टेड वर्ड से ही आएगा, यानी एक्सटॉर्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोर्शन। 72 ने बस ये बताया, और 72 ने दूसरी बात क्या बताई जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, अगर आपने किसी को गलती से डबल मनी दे दी, ज्यादा दे दी बाय मिस्टेक, तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं, है कि नहीं बात? बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हमने कौन सेक्शन पढ़े सर? 68, 69, 70, 71 और 72, है ना? बात समझ में आ रही ना? कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी बात बची है, ठीक है, एक 5 मिनट की बात तुम्हें बताऊं, जो तुम्हें लगता है तुम्हें दिमाग बंद होना शुरू हो जाएगा, वो नहीं करना आज। चलो बोला 5 मिनट लगते रहे, चलो 1 मिनट, एक चीज सुन लो बस, एक चीज सुन लो, उसमें एक 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, बस बहुत जरूरी सूचना तुम्हें देनी है भैया। बहुत एक सिंपल सी बात है कि जब
जब बिल्ली आती है कबूतर के सामने तो बिल्ली कबूतर को खा जाती है ना? तो पता कबूतर क्या करता है? आँख बंद कर लेता है। बिल्कुल सही, ये प्रैक्टिकल है, आप कई जगह से ऑब्जर्व करें, कबूतर आंख बंद कर लेता है। उसे पता क्या लगता है? आँख बंद नहीं किया, बिल्ली सामने नहीं है, मौत मेरे सामने नहीं खड़ी तो मैं सेफ हूं। और वो कबूतर पता है कौन है? वो तुम सब हो। अच्छा, और जो यहां जो नहीं आ रहा बच्चा, और वो और मूर्ख कबूतर है। आपको बिल्ली पता है कौन है? एग्जाम, तुम्हारा अटेम्प्ट। तुम्हें पता क्या लगता है? तुम उस कबूतर की तरह हो जो अटेम्प्ट सामने देख के आंख बंद कर लेता है ना? जैसे बालक मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में लिख लिख के बात कर रहे हैं, कुछ बालक चिट पे लिख लिख के बात करते हैं, कुछ टेबल पे लिख के बात करते हैं, पीछे वाले है ना, टेबल पे लिख के बात करते हैं, कुछ कान पे खुसर पुसर कर रहे हैं। तो तुम सारे, वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने आज ये हरकतें देखी बहुत ज्यादा, कि वो मोबाइल में 10 कई बार टोकने के बाद भी मोबाइल में बात, टेबल पे लिख के बात, है ना, वो उधर बात, ये इतनी बात कर रहे हैं, कई बार टोका मैंने इन्हें, चिट वहां से निकाल ली, वहां से चिट निकाल ली। तो तुम उस कबूतर की तरह हो जो आंख बंद करे बैठे हो कि मौत सामने नहीं खड़ी। और बिल्ली इसका फायदा उठाती है। बिल्ली कहती है इसका मतलब प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहा, उल्टा आंख बंद कर रहा है, खा जा, भोजन तैयार है, मरे हुए के समान है वो तो। कबूतर फड़फड़ाएगा, चोंच मारेगा, बिल्ली को तकलीफ होगी, बिल्ली के चोट लग सकती है, बिल्ली की आंख में लग जाए उसकी चोंच, तो हो सकता है बिल्ली घायल हो जाए और हो सकता है कबूतर उससे बच जाए। लेकिन कबूतर की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो क्या कर लेता है? आंख बंद कर लेता है। और जिस दिन कबूतर ने आंख बंद कर ली, लड़ना बंद कर दिया, उस दिन उसके सारे दोस्त, सारे कबूतर यही काम करेंगे और वो आंख बंद कर लेंगे। क्या? किस लिए? कि मौत सामने। तो भैया एग्जाम सामने खड़े हैं और आप कबूतर की तरह आंख बंद करे बैठे, कुछ नहीं है, बहुत दिन है भाई, बहुत दिन कुछ नहीं होते, क्योंकि हर दिन क्या है? हर दिन निकल रहा है, हर दिन जा रहा है। तुम्हें पता नहीं था, तुमने जब कॉन्टेंट शुरू किया तो वो कौन सा महीना था और कितने जोश में थे हम, और आज तुम्हें पता ही लगा कि कंटेंट खत्म हो गया है और तुम कहां पहुंच चुके हो। सेम स्थिति में हो कि मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, मेरे एग्जाम में, है ना, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो कबूतर की भांति आंख बंद करके बैठने से वो बिल्ली तुम्हें खा जाएगी, है कि नहीं बात? तो उस बिल्ली से भी अगर लड़ना है तो लड़ना तो सीखना पड़ेगा। हर इंसान के सामने वाला प्रतिद्वंदी उससे ज्यादा क्या होता है? ताकतवर होता है। लेकिन लड़ना, लड़के शहीद होना या लड़के जीतना, यही एक योद्धा की पहचान होती है। आंख बंद करके सीधा मौत को क्या कर लेना? गले लगा लेना, यह किसी भी योद्धा की पहचान नहीं होती। वो कबूतर बच सकता है, समझ गए ना? तुम लोग बच सकते हो, लेकिन तुम्हें लड़ना आना चाहिए। और तुम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हो, ये तुम्हारे जेस्चर्स और तुम्हारा जो मैंने बताया कर्म बोध, तुम्हारा रियलाइजेशन का अभी टॉपिक उड़ चुका है तुम्हारे दिमाग से। तुम्हें रियलाइज है ही नहीं कि मेरे इस काम का आउटपुट क्या है, राइट? तो उस कबूतर की भांति मत बनो जो क्या हो चुका है? अल्लाह को प्यारा हो चुका है, ठीक है? अटेम्प्ट वेस्ट करने से सीधा 6 लाख रुपए का नुकसान है, मैंने तुम्हें बताया। 1 अटेम्प्ट इजिकल टू 6 महीने, 1 लाख रुपए की तुम्हारी इनकम, 1 लाख इंटू 6 लाख रुपए का नुकसान कर लोगे। आज से 3 साल के बाद 6 लाख रुपए में गाड़ी आ जाएगी ऑन द स्पॉट, है कि नहीं बात? राइट, जिससे तुम ऑफिस जा सकते हो, मेट्रो में, ट्रेन में, बस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कबूतर की भांति आंख बंद करके मत बैठो, अभी भी समय है, बिल्ली से लड़ना पड़ेगा और बिल्ली लड़के ही जीती जा सकती है, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि उसका रिजल्ट ही कितना है? 20-25%। 75 को तो बिल्ली खाएगी, सिर्फ 25 वही बचेंगे जो लड़ लेंगे उस बिल्ली से, और बिल्ली समझ जाएगी ये शायद थोड़ा ज्यादा ताकतवर है ना? शेर जंगल का राजा होता है, पर वो अपनी क्यों राजा होता है? मानता है कि वो राजा है। नहीं, क्योंकि वो अपनी काबिलियत से राजा है। जंगल में चुनाव नहीं होते, बात समझ में आ रही है ना? जंगल में चुनाव नहीं होते, बात ध्यान रखना। शेर जंगल का राजा अपनी काबिलियत से है, तो आईसीआई में भी चुनाव नहीं होंगे, तुम्हें डिग्री तुम्हारी काबिलियत से मिलेगी। बात समझ में आई? तो एक बात ध्यान रखना कि शेर अपनी काबिलियत से राजा है, अपनी काबिलियत से। वहां जंगल के जितने जानवर है चुनाव नहीं लड़ते कि शेर को राजा बनाएंगे या हाथी को राजा बनाएंगे, वो काबिलियत से अपने राजा बनाए, वो काबिलियत से। तो काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी आपको। आईसीआई भी चुनेगा नहीं आपको कि चुनाव करेंगे, वोट करेंगे, काबिलियत से क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी, है कि नहीं बात? और मैंने पहले ही बोला छोटी चीजों से कुछ फायदा नहीं है, छोटी चीजों में समय व्यर्थ करने से फायदा नहीं, वो हमारे लेवल की चीज ही नहीं है।
शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए और जंगल के हालात कितने ही बिगड़ जाए, शेर कभी घास नहीं खाता। याद रखना है बात, शेर कभी, जंगल के हालात कितने बूढ़े हो जाए, शेर, जंगल के हालात कितने बुरे हो जाए, शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए, वो मरते दम तक घास नहीं खाएगा। लेकिन गधे खच्चर घास खाते हैं। तो घास मत खाओ। ग्रेजुएशन इज लाइक अ घास। घास खाने से फायदा नहीं है, गधे खच्चरों के लिए बनी है वो घास से। शेर की तरह बनना पड़ेगा, शेर की तरह लड़ना पड़ेगा। अपनी काबिलियत से डिग्री मिलेगी और जंगल में कितनी आग लग जाए और मैं कितने बूढ़ा हो जाऊं, घास नहीं खाऊंगा। बस ये बात ध्यान रखना, घास नहीं खानी, मतलब है कि नहीं बात। अगर लड़ाई में अगर कूद गए तो घास खाने से फायदा नहीं है ना। घास खाने के लिए हजारों स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या सीसीएस यूनिवर्सिटी में, या किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में, बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हैं घास खाने के लिए। शेर थोड़ा ही होते हैं, है ना। तो शेर इसलिए घास नहीं खाता क्योंकि उसे पता है कि मैं काबिलियत से राजा हूं, घास खाने से राजा नहीं बनूंगा। तो शेर बनना सीखो, कबूतर बनने से फायदा नहीं है। इसलिए ये छोटी हरकतें मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है। तुम्हें लगेगा यार ये मेरे लिए लेवल की है ही नहीं। अपना लेवल पहचानो। जिस दिन अपना लेवल पहचान गए ना, उस दिन तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा ये मेरे लिए नहीं है। किसी की बर्थडे में जाना, पार्टी में जाना, मेरे लेवल की बात नहीं है भाई। दोस्त बुला रहे आजा हॉस्टल में पार्टी करेंगे रात को, है ना, अगले दिन तो छुट्टी है, कोई क्लास नहीं है, भाई मेरे लेवल की बात नहीं है, छोटे लेवल की बात है। बात समझ में आ रही है ना। एक योद्धा पार्टी नहीं करता भाई, एक योद्धा क्या करता है, प्रैक्टिस करता है अपनी। कि तेरी पार्टी के चक्कर में परसों युद्ध हो गया ना पाकिस्तान से, चाइना से, तो मैं पार्टी करता रह जाऊंगा। वहां बॉर्डर पे कौन लड़ेगा, कब्जा कर लेंगे सियाचिन पे। तो उनके लिए वो छोटी बातें हैं कि छुट्टी लेके घर आना, घर परिवार के साथ समय बिताना। तो ये छोटी बातें, तुम्हारे लिए पार्टी करना, पिज्जा पार्टी की, सब ये छोटी बातें, छोटे लेवल की बात है। सोच बढ़ानी पड़ेगी आपको कि बड़ी चीज के लिए मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा। कबूतर नहीं बनना, शेर बनना है, काबिलियत से राजा बनना है, घास नहीं खानी। भाई ये बात याद रखना मेरी, समझ गए।